मैं दुनिया की शुरुआत में एक जियानमू बीज बना जो 46 अरब सालों तक बढ़ता रहा। आखिरकार मैं एक छोटा पौधा बन गया और लोगों के एक समूह ने इस छोटे पेड़ के नीचे शीचुन गांव बसाया। और शीचुन गांव में 3 चमत्कारी चीजें हैं। एक तो मैं, ये छोटा पौधा। एक है बगल में बिजली से जला हुआ पेड़ जिसकी बस एक ही विलो टहनी है, और दूसरा है खून के रंग का एक अजीब पत्थर। पहले के लोग इन 3 चमत्कारी सत्ताओं के आगे घुटने टेक कर अच्छी बारिश और मौसम के लिए प्रार्थना करते थे। और आज शीचुन गांव में पूजा का दिन है। पूजा शुरू होती है। बूढ़े मुखिया के आदेश के साथ ही शिकारी दल ने ढेर सारे मांस को 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों को पूजा की वेदियों पर रख दिया। थोड़ी ही देर में वेदियों पर मांस का एक छोटा पहाड़ बन गया। मेरी जड़ें उस मांस को छू रही थी और मैं उसमें से पोषक तत्व सोखने की कोशिश कर रहा था। तभी जब मैं सोख ही रहा था, बगल से बहस की आवाज आई। बूढ़े मुखिया, इस बार का शिकार बहुत सफल रहा और यह सब खून के रंग वाले पत्थर के देवता के मार्गदर्शन की वजह से हुआ है। इसलिए पूजा में चढ़ाए गए मांस का ज्यादा हिस्सा उसे ही मिलना चाहिए। उसे बिजली से जले पेड़ और उस छोटे पौधे के बराबर कैसे रख सकते हैं? चुप रहो, बूढ़े मुखिया ने सख्ती से डांटा। तीनों देवताओं की पूजा बराबर होगी। ये हमारे पूर्वजों का बनाया नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। पूर्वजों की सीख के बारे में मुझे पता है। शी युनफेंग अभी भी इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन इतने सालों से हम पूरी तरह खून के रंग वाले पत्थर के देवता पर ही निर्भर रहे हैं। विलो के पेड़ ने तो कोई मदद नहीं की है और उस कमजोर से छोटे पौधे की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं उनकी बहस सुन रहा था और जब दोबारा मांस सोखने की तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे सामने रखा मांस पहले ही सूख चुका था। बगल में विलो के पेड़ के सामने रखे मांस का भी यही हाल था। महसूस करने पर मैंने पाया कि वो खून के रंग का पत्थर पूजा में चढ़ाए गए सारे मांस को निगल गया था और उसे लगभग पागलों जैसी तेजी से सोख रहा था। उसकी अपनी वेदी पर रखे मांस की तो बात ही क्या करें, वो तो पूरी तरह सूख चुका था। सिर्फ सफेद हड्डियां बची थीं। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूजा के तीनों हिस्से वो चट कर गया। भगवान कहीं का, मैं मन ही मन उसे कोसने लगा। ये हो क्या रहा है? बूढ़ा मुखिया चौंक गया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। वो नाराज हो गया है। खून के रंग वाले पत्थर का देवता नाराज हो गया है। शी युनफेंग ने तुरंत कहा, जैसा कि मैंने कहा था, सब कुछ खून के रंग वाले पत्थर की ही देन है, लेकिन पूजा में चढ़ाया गया मांस बराबर था। देवता नाराज हो गया है। क्या सच में ऐसा है? बूढ़ा मुखिया अभी भी सदमे में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गड़गड़ाहट। अचानक आसमान और जमीन का रंग बदल गया। बादल गरजने लगे और एक विशाल बिजली खून के रंग वाले पत्थर पर आ गिरी। खून के रंग का पत्थर बिजली में नहा रहा था और उसकी दरारों से बिजली की चिंगारियां चमकती हुई लग रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा चमत्कारी लग रहा था। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इस महान जंगल में अक्सर तेज तूफान और बारिश होती रहती है, पर इतनी भयानक और जबरदस्त बिजली उन्होंने कभी नहीं देखी थी। हे देवता, अपना गुस्सा शांत करो। बूढ़े मुखिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस जमीन पर घुटने टेक सका और अपने कबीले के लोगों के साथ गुस्साए देवता के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। लेकिन खून के रंग वाले पत्थर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका एकमात्र जवाब थी और भी भयानक होती बिजली। एक और मोटी बिजली नीचे आ गिरी। एक के बाद एक बिजली गिरती रही बिना रुके। ऐसी बिजली के नीचे सभी के चेहरे सफेद पड़ गए थे और सांसें तेज हो गई थी। सब अच्छी तरह जानते थे कि इतनी भयानक बिजली जरा सा भी 1 इंच इधर उधर हुआ तो दर्जनों गांव वालों की जान जा सकती है। जाहिर है ये बिजलियां उस खूनी रंग के अजीब पत्थर ने बुलाई हैं। वो बस इस तरह से अपनी दिव्य शक्ति दिखाना चाहता है ताकि गांव वाले उसका सम्मान करें, उससे डरे और उसकी पूजा करें। दिव्य आत्मा, शांत हो जाइए। भविष्य में जब तक आपका मार्गदर्शन रहेगा, शिकार करने वाली टीम सिर्फ आपकी ही पूजा करेगी। गड़गड़ाहट। बिजली धीरे धीरे कमजोर हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं। बुजुर्ग मुखिया, आप जल्दी कुछ कहिए। शी युनफेंग ने बुजुर्ग मुखिया की ओर देखा। वो उम्मीद कर रहा था कि बुजुर्ग मुखिया कोई वादा करेंगे। आखिरकार वही तो शी गांव के सरदार हैं। सोचा नहीं था कि दिव्य आत्मा इतनी क्रूर होगी। बुजुर्ग मुखिया ने आह भरी। जब ऐसा ही है तो जैसा तुमने कहा है वैसा ही करते हैं। गड़गड़ाहट। बिजली और गरज थोड़ी और कम हो गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। बुजुर्ग मुखिया और शी युनफेंग दोनों ही बहुत हैरान थे। हम मान तो गए हैं,
फिर ये भयानक बिजली क्यों नहीं रोक रही है? इसका क्या मतलब है? मुझे भी इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पूजा में चढ़ाया जाने वाला सारा खून और मांस चाहिए? शी युनफेंग बहुत हैरान था। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि हम बाकी 2 दिव्य आत्माओं को यहाँ से जाने के लिए कह दें? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग मुखिया ने तुरंत मना कर दिया। लेकिन एक ही पल में बिजली अचानक और भी ज्यादा भयानक हो गई, इतनी डरावनी जितनी पहले कभी नहीं थी। बिजली की एक के बाद एक लकीरें नीचे गिर रही थी, जिससे लोगों के कान के पर्दे और आंखें चौंधिया रही थी। सबके सिर दर्द से ऐसे फटे जा रहे थे जैसे फट जाएंगे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो यकीनन लोगों की जानें जाएंगी। बुजुर्ग मुखिया, शी युनफेंग ने लाचारी से कहा, अगर हम नहीं माने तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बात इतनी सीधी नहीं है, बुजुर्ग मुखिया जोर से चिल्लाए। तुम दिव्य आत्मा को क्या समझते हो? गांव में पाला हुआ कोई पालतू जानवर? कह दिया कि चले जाओ और वो चले जाएंगे? भले ही मेरा शी गांव एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी विरासत अनगिनत सालों की है और ये इस बड़े बंजर इलाके में कई सालों से खड़ा है। बुजुर्ग मुखिया जोर से दहाड़े। उनके माथे पर चमकती हुई हड्डियों की लकीरें उभर आईं। साथ ही उन्होंने हाथ में एक साफ सुथरी हड्डी उठाई। उस हड्डी पर गहरे और जटिल निशान बने हुए थे। तुम हमारे कबीले की पूजा अकेले पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी असली काबिलियत दिखानी होगी। जो कोई भी मेरे शी गांव को लंबी सर्दियां बिताने में मदद कर सकेगा, जो कोई भी मुझे बड़े बंजर इलाके के खौफनाक जानवरों को मारने में मदद करेगा, वही मेरे शी गांव की एकमात्र दिव्य आत्मा बनेगा और सारी पूजा अकेले पाएगा। अरे वाह, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। नौकरी के लिए मुकाबला भी शुरू करवा दिया। जल्द ही बिजली शांत हो गई और खूनी रंग के अजीब पत्थर ने भी अपना गुस्सा काबू में कर लिया। जाहिर है कि वो मुकाबले के लिए मान गया था। वो पूरे आत्मविश्वास में था। उसने तो मुझ जैसे छोटे से पौधे और बिजली गिरी लकड़ी को कुछ समझा ही नहीं। अचानक वो खूनी रंग का अजीब पत्थर जोर से जलने लगा। उसकी तेज लपटों से सबके मुंह और गले सूख गए। सब हैरान परेशान थे। तभी जमीन पर घुटने टेके हुए शी युनफेंग अचानक जोश में चिल्लाया, मैंने देख लिया, ये एक चमत्कार है। ये दिव्य आत्मा का मार्गदर्शन है। मैंने आग की रोशनी में पहाड़ी दर्रे में अनगिनत भीड़ें देखी हैं। बुजुर्ग मुखिया भी काफी उत्साहित हो गए। वो अच्छी तरह जानते थे कि सर्दियों में भीड़ों के झुंड का क्या मतलब होता है। वो तो पूरे गांव के लिए साल भर का खाना है। शी युनफेंग ने अपना उत्साह दबाया। ये उस खूनी रंग के अजीब पत्थर का चमत्कार है। बस हमें पूरी श्रद्धा से पूजा करनी होगी और वो हमें खाने की कोई कमी नहीं होने देगा। युनफेंग, शांत रहो। बुजुर्ग मुखिया अनुभवी और गंभीर थे। तुमने अभी तक भेड़ों का शिकार नहीं किया है और वैसे भी बाकी 2 रक्षक आत्माओं ने अभी कोई हरकत नहीं की है, तो ये कैसे तय हो सकता है कि वही सबसे अच्छी है? शी युनफेंग इसका विरोध तो करना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने सिर हिला ही दिया। सब लोग चुपचाप इंतजार करते रहे, पर विलो देवता की टहनियां सिर्फ हवा में झूल रही थी। मैंने भी कोई हरकत नहीं की। असल में मैं अपनी जड़ों से महसूस कर सकता हूँ। मैं 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ पता लगा सकता हूँ और साफ साफ जानता हूँ कि शिकार कहाँ है, कहाँ खतरा है। पर मेरे पास कोई चमत्कार दिखाने का जरिया नहीं है। और सबसे जरूरी बात, मैंने पाया कि उस खूनी रंग के अजीब पत्थर के बताए हुए भेड़ों के झुंड के पास खतरनाक बर्फीले भेड़ियों का एक झुंड छिपा हुआ है। वो भेड़ों के झुंड को बर्फीले पानी में जाने पर मजबूर कर देंगे ताकि वो जम जाएं। जो कोई भी उनके शिकार पर नजर डालेगा, उसे वो अपना जानी दुश्मन मानेंगे। अगर स्टोन विलेज की शिकारी टोली बिना सोचे समझे वहां गई, तो उन्हें यकीनन भारी नुकसान होगा। चांद के आसमान में चढ़ आने तक मैं और विलो देवता शांत ही रहे। शी युनफेंग ने बेचैन होकर चिल्लाया, सब लोग जाओ, जाकर आराम करो। कल हम भेड़ों का शिकार करने जाएंगे। बूढ़े कबीले के मुखिया ने भौहें सिकोड़कर उसे रोका। मामला इतना आसान नहीं है। बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाना। कल शिकार पर जाना है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। शी युनफेंग अभी भी बहस करना चाहता था, लेकिन मुखिया ने उसे ठंडी नजरों से घूरकर चुप करा दिया। ये देखकर बाकी सब लोग भी अपने पत्थर के घरों में लौट गए। पूजा वाली जगह पर सिर्फ बूढ़े मुखिया ही बचे थे। वो तीनों रक्षक आत्माओं के सामने चुपचाप खड़े थे। भोर के सबसे अंधेरे पहर में जाकर वो बिजली गिरे उस पेड़ के सामने घुटनों पर बैठे और फुसफुसाए। उनके शरीर पर हड्डियों के निशान चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गुप्त तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन विलो देवता फिर भी चुप रहे। ये देखकर बूढ़े मुखिया का चेहरा उतर गया। वो खुद से बड़बड़ाए, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?
ये शुभ है या अशुभ? मैं उसे उसके दोहरेपन के लिए कोसने ही वाला था। सिर्फ विलो देवता से ही पूछता है, मुझसे नहीं। लेकिन तभी बूढ़े मुखिया अचानक पीछे मुड़े और मुझे घूरते हुए बोले, जियानमू। वो तेजी से चलकर आए, उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। मैं मन ही मन खुश हो गया। मुझे लगा कि वो मुझ पर उस गुप्त तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह मैं भीड़ों के झुंड पर मंडरा रहे खतरे की जानकारी दे पाता। पर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुड़कर चले गए। मजाक कर रहे हो क्या? मेरे पास तो कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। लगता है मेरा ये सीधा सादा रूप किसी को पसंद नहीं आ रहा। मैंने मन में ठान लिया कि मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। मेरा ध्यान उस हरे भरे पत्ते पर गया। पोषक तत्व सोखने के अलावा उसका और कोई काम नहीं था, और वो भी बहुत ज्यादा। मैंने सारे पोषक तत्व उसे दे दिए। पलक झपकते ही बाकी सारे पत्ते सूखकर लाल हो गए। सिर्फ यही एक पत्ता था जो और भी हरा भरा हो गया था। ये सूखे हुए पत्ते मेरी तरफ से दी गई चेतावनी है। इसे एक तरह का चमत्कार भी कह सकते हैं। उम्मीद है स्टोन विलेज के लोग इसका मतलब समझ पाएंगे। अगली सुबह तड़के ही शी यूनफेंग कई हजार हटे कट्टे शिकारियों को लेकर स्टोन विलेज के चौक पर इकट्ठा हुआ। भले ही स्टोन विलेज को गांव कहा जाता है, पर असल में ये एक दूर दूर तक मशहूर कबीला है जिसमें दसियों हजार गांव वाले रहते हैं। सफर पर निकलने से पहले हिम्मत बढ़ाने के लिए शराब पी जा रही थी। शी यूनफेंग शराब का एक बड़ा मटका उठाए पूरे जोश में था। इस बार का शिकार यकीनन कामयाब होगा और हम मालामाल हो जाएंगे। पियो पियो। कई हजार हटे कट्टे आदमियों ने अपने प्याले उठाए और गट गट करके पीने लगे। पीने के बाद उन्होंने पत्थर के प्यालों को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। लेकिन तभी बूढ़े मुखिया ने अचानक सामने आकर उनके जोश को ठंडा कर दिया। आज का दिन अशुभ है, शिकार पर नहीं जा सकते। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। शी यूनफेंग भी काफी हैरान था। बूढ़े मुखिया, इतने अच्छे हालात में अशुभ क्या है? इतने अच्छे हालात हैं। बुजुर्ग मुखिया ने ठंडी सांस भरी। कुलदेवता ने पहले ही चेतावनी दे दी है। इसे ध्यान से देखो। शी यूनफेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मुड़कर तीनों कुलदेवताओं को देखा। विलो टहनियां हरी भरी थी और हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। खून जैसा लाल पत्थर अभी भी लाल और हावी था, सिर्फ मेरा ही रूप बदला था। उसने मुझे घूरा, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। एक ही रात में मेरे हरे पत्ते पूरी तरह से लाल हो गए थे। ये देखकर सब हैरान रह गए। एक ही रात में सब लाल, यह एक बुरा शगुन है। बुजुर्ग मुखिया ने शांत भाव से कहा, इस सफर में जरूर खून खराबा होगा। कैसा खून खराबा? शी यूनफेंग को यकीन नहीं हुआ। साफ है कि इस छोटे से पौधे ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खो दी है। ये बस थका हुआ लग रहा है। हर साल पतझड़ में लाल पत्ते गिरते ही हैं। इसमें अजीब क्या है, उसे क्या पता। ये तो मैंने अपनी जड़ों से पोषण लेना बंद करके जानबूझकर चेतावनी देने का एक तरीका अपनाया है। मैं बस इतना ही कर सकता था, पर वो तो पहले से ही उस खून जैसे लाल पत्थर का पक्का भक्त बन चुका था। उसने तो मुझे, इस जियानमू दिव्य पेड़ को, कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। बकवास, बुजुर्ग मुखिया ने गुस्से से कहा। यह एक ही रात में पूरी तरह लाल हो गया है। ये पतझड़ में नहीं मुरझाया है। क्या यह एक बहुत बड़ा अपशकुन नहीं है? शी यूनफेंग के पास कोई जवाब नहीं था। भीड़ भी सिर झुकाकर आपस में बातें करने लगी। उनकी आंखों में हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। कुलदेवताओं का सम्मान करना बंजर भूमि के लोगों की आदत है। भले ही मैंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया था, फिर भी शी यूनफेंग मानने को तैयार नहीं था। अगर यह चेतावनी है भी, तो उस खून जैसे लाल पत्थर के चमत्कार का क्या? बंजर भूमि में शिकार करना वैसे भी अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। ये थोड़ा सा खतरा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके खास लोगों ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। भीड़ों के झुंड का लालच बहुत बड़ा था। जो लोग पहले से ही दुविधा में थे, वे तुरंत खतरा भूल गए और सबने जाने की गुजारिश की। बुजुर्ग मुखिया ने त्योरियां चढ़ाई पर कुछ नहीं बोले। वो इन लोगों को रोक नहीं सकते थे। वो ये भी जानते थे कि शिकारियों की टोली पहले से ही शी यूनफेंग के काबू में है। जबरदस्ती रोकने से हालात और बिगड़ जाते। उन्होंने मेरी तरफ देखा, इस उम्मीद में कि मैं कोई और चमत्कार दिखाऊंगा, लेकिन लाल पत्ते गिराने के अलावा मैंने कोई और प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, बुजुर्ग मुखिया ने हल्की सी आह भरी। मैं आज के शिकार के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। जिन परिवारों से बाप बेटे दोनों शिकारी दल में हैं, उनमें से पिता वापस जाएगा। जिन परिवारों से 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई वापस जाएगा। जो अपाहिज हैं या अपने माँ बाप की इकलौती संतान हैं, वे नहीं जाएंगे।
वो बस कबीले के लिए एक चिराग बचाकर रखना चाहते थे। शिकारी दल के सदस्य भले ही राजी नहीं थे, पर शी युनफेंग अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेचैन था। उसने सबको आदेश मानने के लिए कहा। जल्द ही आधे शिकारी पीछे रह गए। वे सब मुझसे नफरत करने लगे। उन्हें लगा कि मैंने उनकी कमाई का रास्ता रोक दिया है। बुजुर्ग मुखिया, हम निकल रहे हैं, शी युनफेंग ने हंसते हुए कहा। इस बार शिकार में जरूर बड़ी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी के लालच में जल्दबाजी मत करना, बुजुर्ग मुखिया ने गंभीरता से कहा। अगर तुम कबीले के सभी लोगों को सुरक्षित वापस ले आए तो वही सबसे बड़ी कामयाबी होगी। हाँ हाँ बुजुर्ग मुखिया, आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी जवानी का जोश खत्म हो गया है। शी युनफेंग जोर से हंसा और जवाब का इंतजार किए बिना ही लोगों को लेकर चला गया। बुजुर्ग मुखिया भीड़ को देखता रहा। उनके दिल में बेचैनी और बढ़ गई। वो बस यही उम्मीद कर रहे थे कि यह सिर्फ उनका वहम हो। भीड़ के जाने के बाद पूजा की वेदी के सामने सिर्फ बुजुर्ग मुखिया ही बचे थे। वो मेरे सामने आया और श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गया। उसके शरीर पर हड्डियों के निशान चमकने लगे। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। दिव्य वृक्ष जियानमू, मैं आपका शिष्य शी जिनयू आपके जवाब की उम्मीद करता हूँ। वो बार बार सिर झुकाता रहा, यहाँ तक कि उसके माथे से खून बहने लगा, पर मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। हल्की हवा का झोंका आया। मेरे सुर्ख लाल पत्ते एक एक करके गिरने लगे, जैसे कोई देवता फुसफुसा रहा हो या फिर जैसे किसी वीराने में कीड़ों की भिनभिनाहट हो। 1 महीने बाद शी युनफेंग शिकारियों के दल के साथ वापस लौटा। दल को भारी नुकसान हुआ था। 1/3 ताकतवर योद्धा वापस नहीं लौट सके। जो जिंदा थे वे भी ज्यादातर जख्मी थे। यहाँ तक कि कबीले के सबसे ताकतवर शी युनफेंग का चेहरा और शरीर भी काले खून से सना हुआ था। हमारी हालत बहुत खराब है, बुजुर्ग मुखिया। इंतजार कर रहे बुजुर्ग मुखिया को देखकर शी युनफेंग का चेहरा शर्म से भर गया। बात उसके होठों तक आई, पर उसने फिर सिर झुका लिया। जाकर रक्षक आत्मा की पूजा करो, बुजुर्ग मुखिया ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। कुछ मत कहो। शिकार से लौटने पर चाहे कामयाबी मिले या नाकामी, गांव लौटकर सबसे पहला काम रक्षक आत्मा की पूजा करना ही होता है। बुजुर्ग मुखिया, यह मेरी नाकामी है। मैं शिकारियों के दल को ठीक से नहीं संभाल सका। शी युनफेंग की आंखों में आंसू भर आए। आप चिंता न करें, मैं कबीले के लोगों को जरूर जवाब दूंगा। जो साथी मारे गए वे सब अपने अपने घर का सहारा थे। उनके जाने से शी गांव में कई बच्चे अनाथ और औरतें विधवा हो गई हैं। चुप हो जाओ, बुजुर्ग मुखिया ने एक गहरी आह भरी। यह मेरी भी गलती है। उन्होंने शी युनफेंग को दोष नहीं दिया, बल्कि वे खुद को ही कोस रहे थे। काश मैंने उस वक्त शिकार पर जाने से साफ मना कर दिया होता तो ये तबाही नहीं होती। पर उन्होंने भी तो एक कामयाब शिकार का सपना देखा था। शी युनफेंग धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। ये बाज जैसा मर्द जिसका सिर कट सकता था, खून बह सकता था, वो कभी नहीं रोया था। इस पल उसका दिल खुद को कोसने से भरा हुआ था। दुख और शर्म के मारे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने साथियों के परिवारों का सामना कैसे करे। भेड़ियों का झुंड बहुत चालाक था। वो रोते हुए कह रहा था, हम जीत सकते थे, हम भेड़ों का झुंड हासिल कर सकते थे, भेड़ियों को मार सकते थे और अपने कबीले के लोगों को गोश्त खिला सकते थे। हम 3 रक्षक आत्माओं के लिए सबसे बड़ी पूजा भी कर सकते थे। मुझे खुद से नफरत हो रही है। असल में वो बहुत तजुर्बेकार था और उसने जासूसी भी बड़ी सावधानी से की थी। कई बार लड़ाई में उसका पलड़ा भारी रहा, पर आखिर में वो भेड़ियों के राजा के जाल में फंस ही गया। इसीलिए उन्हें इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और लगभग पूरा दल खत्म होने वाला था। लीडर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, एक योद्धा जोर से चिल्लाया। अगर आप न होते तो हम में से कोई भी वापस नहीं आ पाता। हाँ बिल्कुल, अगर आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें पीछे से नहीं बचाया होता तो हम कब के गिर चुके होते। ये सब उस खून जैसे रंग के अजीब पत्थर की गलती है। उसी ने तो ये भविष्यवाणी की थी, जो असल में एक जाल था। ये सुनकर सब लोग तुरंत गुस्से से भड़क उठे। वे खून जैसे रंग के पत्थर के सामने दौड़कर गए और उसे कोसने लगे। कुछ लोगों ने तो पागलपन में अपना सिर भी पत्थर पर मारना शुरू कर दिया। उनके माथे से खून की बूंदें रिसने लगी। बदतमीजी, बुजुर्ग मुखिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रक्षक आत्मा का अपमान मत करो। वो उन्हें रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े, पर बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, खून जैसा लाल पत्थर अचानक सुर्ख लाल आग की लपटों में घिर गया। एक आग के गोले की तरह धधकते हुए लोग बच नहीं पाए।
कुछ कबीले वाले वहीं जलकर मर गए और कुछ को चिंगारियां लग गईं। चिंगारियों को बुझाया नहीं जा सका और पल भर में वो पूरे शरीर में फैल गई। बचाओ! कई जलते हुए लोग जमीन पर लौटते हुए चीख रहे थे। शी युनफेंग आग बुझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आग जहरीले सांप की तरह उसकी बांह से लिपट गई। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। शी युनफेंग जोर से चिल्लाया। उसकी बांह पर हड्डी का निशान उभर आया और उसने तेज धार वाले चाकू की तरह अपने हाथ से जली हुई चमड़ी काट दी। वो अपना जख्म पकड़कर पीछे हटा। उसका दिल इस भयानक आग से सहमा हुआ था। बुजुर्ग मुखिया ने सबको साथ लेकर प्रणाम किया। हे महान आत्मा, कृपया अपना क्रोध शांत करें। कबीले के लोग नासमझ हैं, उन्होंने आपको नाराज कर दिया है। आशा है कि आप हमारे 1000 साल के रिश्ते का मान रखेंगे और क्रोधित नहीं होंगे। फिर उसने जोर से कहा, शिकार नाकाम रहा। इसमें ना तो महान आत्मा का दोष है और ना ही शी युनफेंग का। ये सब मेरी गलती है। मैं बूढ़ा और सटिया गया हूँ। मैंने शिकारियों की आधी टोली को वापस बुला लिया था। अगर मैंने उन्हें वापस नहीं बुलाया होता तो हम जरूर भेड़ियों के झुंड को मार गिराते और मोटी भेड़ें पकड़ लाते। मेरी गलती है। जैसे ही उसने ये कहा, खून जैसे लाल पत्थर की आग धीरे धीरे बुझ गई। जाहिर है कि महान आत्मा इस जवाब से संतुष्ट थी। बुजुर्ग मुखिया, यह आपकी गलती नहीं है, शी युनफेंग चिल्लाया। वो जानता था कि ज्यादा लोग होते तब भी हम भेड़ियों के झुंड से नहीं जीत पाते। बुजुर्ग मुखिया ने जो सदस्यों को वापस बुलाया, वो असल में गांव की शिकार करने की क्षमता को बचाने के लिए था। पहले तो वो बुजुर्ग मुखिया को बूढ़ा और दकियानुसी समझता था, पर अब वो समझा कि बुजुर्ग मुखिया की सोच उससे कहीं आगे की थी। बस करो और कुछ मत कहो, बुजुर्ग मुखिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। सब मेरी ही गलती है कि मैं एक काबिल मुखिया नहीं हूँ। शी युनफेंग शर्म से गड़ गया। वो एक शब्द भी नहीं कह पाया। युनफेंग, रास्ते में क्या तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? बुजुर्ग मुखिया ने अचानक पूछा। नहीं, शी युनफेंग ने सिर हिलाया। हम 10 दिन पहले ही वापस आ सकते थे, लेकिन पीछा किए जाने से बचने के लिए हम 10 दिनों तक बाहरी इलाके में भटकते रहे। शी गांव एक गुप्त जगह पर है, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए, वरना यहाँ खूंखार जानवर और दूसरे गांवों के लुटेरे आ जाएंगे। बुजुर्ग मुखिया की चिंता के मारे त्योरियां चढ़ गईं। उनका दिल बेचैनी से भरा हुआ था, एक पुराने शिकारी के अनुभव से। उन्हें एहसास हो रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। पुजारी ने 3 महान आत्माओं के लिए खून और मांस निकाला। जिंदा इंसान की बलि। बुजुर्ग मुखिया अचानक गरजा। जिंदा इंसान की बलि? ढेर सारे खून और मांस के अलावा एक मुख्य बलि देने वाले की भी जरूरत होती है। बुजुर्ग मुखिया, ऐसा क्यों? शी युनफेंग को कुछ समझ नहीं आया। शी गांव को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। खून और मांस सर्दियों के लिए मुश्किल से ही काफी है। अगर हम सब कुछ दे देंगे तो कबीले के लोग शायद सर्दियां नहीं निकाल पाएंगे। और तो और हमें कबीले के एक सदस्य की बलि भी देनी होगी। युनफेंग, शी गांव आज की रात बचेगा भी या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। बुजुर्ग मुखिया की आंखों में एक पल के लिए उदासी छाई, लेकिन फिर उसकी जगह हिम्मत ने ले ली। मैं मुख्य बलि बनूंगा अपने इस बूढ़े शरीर से। मैं शी गांव के लिए बचने का एक मौका हासिल करूंगा। बुजुर्ग मुखिया, ये सुनकर सब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग मुखिया, ऐसा करने की क्या जरूरत है? शी युनफेंग जोर से चिल्लाया। भेड़ियों के झुंड की शी गांव पर हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। अगर उन्होंने हिम्मत की भी तो शी गांव के नौजवान उन सबको मार डालेंगे। बच्चे, इतने भोले मत बनो। बुजुर्ग मुखिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम पर पहले से ही उसकी गंध आ रही है। वो और भेड़िया राजा पुराने परिचित थे। कई साल पहले उनकी लड़ाइयों में कभी कोई जीतता तो कभी कोई हारता था। जब वो बूढ़ा हो गया है तो भेड़िया राजा इस मौके का फायदा उठाकर पूरे कबीले को खत्म कर देना चाहता है। मैं दोषी हूँ। शी युनफेंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने जोर से खुद को एक थप्पड़ मारा। बच्चे, खुद को दोष मत दो। बुजुर्ग मुखिया की आंखों में गहरी नफरत की एक झलक दिखी। वो मेरे लिए आ रहा है, तुम्हारे लिए नहीं। और वैसे भी कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये तो अभी तय नहीं है। बुजुर्ग मुखिया, हम जानबूझकर पीछा छुड़ाने के लिए 10 दिन देर से लौटे, क्या हम फिर भी उससे बच नहीं पाए? शी युनफेंग के चेहरे पर अविश्वास था। बच्चे, अब कुछ मत कहो, महाअनुष्ठान की तैयारी करो। बुजुर्ग मुखिया ने उसका कंधा थपथपाया। शी युनफेंग कुछ कहना चाहता था पर चुप रहा। आखिरकार वो जोर से चिल्लाया, मेरे सभी भाइयों, महाअनुष्ठान की तैयारी करो। जी, सबने एक साथ जवाब दिया।
बलवान योद्धा बलि का भोजन लेने के लिए गोदाम की ओर दौड़ पड़े। मेरे पुराने साथियों, क्या तुम मेरे साथ महाअनुष्ठान करने की हिम्मत रखते हो? बुजुर्ग मुखिया की आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी, जिससे पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। महाअनुष्ठान का मतलब था कि एक बड़ी तबाही आने वाली है। शुरुआत में किसी ने जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे सफेद दाढ़ी और बालों वाले बुजुर्ग खास पोशाक पहनकर, अपने सिर पर पचरंगी दिव्य पंख लगाए, एक एक करके पत्थर के घरों से बाहर निकलने लगे। हर एक दिव्य पंख एक महान उपलब्धि का प्रतीक था। वो शी गांव के लिए उम्मीद जगाना चाहते थे। बुजुर्ग वेदी की ओर बढ़े, उनके युद्ध के नारे आसमान में गूंज रहे थे। पचरंगी दिव्य पंखों का वस्त्र लाओ, बुजुर्ग मुखिया जोर से चिल्लाया। दिव्य पंख सूरज की रोशनी में चमत्कारी रोशनी से चमक रहे थे। कबीले के सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। पत्थर की मूर्ति को वेदी के सामने जोर से रखा गया। बुजुर्ग मुखिया मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गए। पूर्वजों, हमें माफ करना, आपके वंशज नालायक निकले। बुजुर्गों ने दिव्य पंखों का वस्त्र उतारकर उन्हें पहनाया। बुजुर्ग मुखिया मूर्ति से कुछ बुदबुदा रहे थे। शी युनफेग और बाकी लोगों ने बलि का भोजन तैयार कर लिया था। तीनों संरक्षक आत्माओं के सामने भोजन का एक छोटा पहाड़ जैसा ढेर लग गया था। इस समय वो मेरे प्रति श्रद्धा से भरा है। काश उसने पहले ही संरक्षक आत्मा की चेतावनी पर ध्यान दिया होता, तो हम इस तरह मजबूर न होते। बुजुर्ग मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा। मैं शी ज़ेन्युए, शी गांव का बुजुर्ग मुखिया, बांशु स्तर का 1 लाख जिन की ताकत वाला योद्धा। अपने चरम पर मैं स्वर्गीय गुफा खोलने से बस एक कदम दूर था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। दुश्मन दरवाजे पर है और कबीले के विनाश का खतरा करीब है। जवानी में उस जानवर ने स्वर्गीय गुफा खोलने का मेरा रास्ता रोक दिया। बुढ़ापे में वो जानवर फिर से हमें जड़ से खत्म करने पर तुला है। ये तो हद से ज्यादा जुल्म है। मैं अपने सबसे शुद्ध असली रक्त की 3 बूंदें चढ़ाने को तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों संरक्षक आत्माएं मेरी पूरी मदद करेगी, ताकि मैं उस दुश्मन को हराकर अपना बदला ले सकूं। तभी उनके माथे से असली रक्त की 3 बूंदें निकली, जो पारे के रंग की तरह हवा में तैरने लगी। बचपन में कीमती दवा नीली, 50 साल तक उसे साधा। असली खून के पारे की 3 बूंदें तैयार की। अगर इससे कबीले के लोग बचते हैं और दुश्मन को पीछे खदेड़ा जा सकता है, तो मैं इसे भेंट करने को तैयार हूँ। मरते दम तक पछतावा नहीं होगा। कबीले के सरदार, सब लोग घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। असली खून भेंट किया। कबीले के सरदार के पास शायद बस 1-2 साल की ही जिंदगी बची है। रो मत, कबीले के सरदार जोर से हंसे। 3 बूंदों के बदले 10,000 से ज्यादा कबीले के लोगों की जान बच रही है। ये घाटे का सौदा नहीं है। कबीले के सरदार की जय हो। हम मरते दम तक आपका साथ देंगे। पुराने साथियों ने खून के आंसू रोते हुए दहाड़ लगाई। एक गड़गड़ाहट के साथ खून जैसे लाल रंग का दिव्य पत्थर धधकती आग में जल उठा। पल भर में उसने वेदी के सामने रखे खून के भोग को निगल लिया। जाहिर है कि बलि की आत्मा ने अर्जी मान ली थी। मैंने भी खून का भोग निगलने के लिए जल्दी से अपनी जड़ों को हरकत में लाया, इस डर से कि कहीं खून जैसा लाल पत्थर मुझसे पहले न पहुंच जाए। काला धधकता सूरज बेचैन हो उठा। पहाड़ जैसा खून का भोग पलक झपकते ही सोख लिया गया। ये देखकर कबीले के सरदार जोर से हंसे। असली खून की 3 बूंदें उनके शरीर में लौट आई। मुझे अचानक अपने शरीर में एक बदलाव महसूस हुआ। वो हरा पत्ता, जिससे बहुत उम्मीदें थी, और भी ज्यादा पन्ना हरा हो गया। वो जैद जैसा लग रहा था और उससे दिव्य रस की एक बूंद भी टपकी। वो जियानमू पेड़ की जड़ पर गिरी और तुरंत सोख ली गई। मेरे दिमाग में एक गूंज उठी। मैं अब अपनी सारी जड़ें काबू कर सकता था। 100 किलोमीटर के दायरे में फैली जड़ें, मोटी हो या पतली, सब मेरे इशारों पर नाच रही थी। मेरे मन में एक ख्याल आया। मोटी जड़ें कीचड़ से बाहर निकली और खून जैसे लाल पत्थर से लिपट गई और उसे सीधे गांव के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वो शीकुन गांव के दरवाजे पर जा गिरा। पूजा में शामिल सभी लोग अपनी जगह पर हैरान रह गए। यहाँ तक कि कबीले के सरदार भी इतने चौंक गए कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। खून जैसा लाल पत्थर भयंकर आग की लपटों में जल उठा। जाहिर है कि वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। शीकुन गांव के लोग बुरी तरह डर गए और सब उसे वापस लाने की मिन्नतें करने लगे। खामोश, कबीले के सरदार ने ठंड से डांटा। ये बहुत शुभ संकेत है। दोनों बलि की आत्माएं मदद करने के लिए मान गई हैं। खून जैसा लाल पत्थर गांव के दरवाजे पर खड़ा है। ये भेड़ियों के झुंड को रोक सकता है। तीरंदाज उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं
और ऊंचाई से आने वाले दुश्मनों पर तीर बरसा सकते हैं। तब जाकर सबको बात समझ में आई। खून जैसे लाल पत्थर की आग भी धीरे धीरे बुझ गई। मेरा 10,000 जिन वाला हड्डी का धनुष लाओ, कबीले के सरदार चिल्लाए। हड्डी का बना धनुष। उन्होंने एक हाथ से वो हड्डी का धनुष उठा लिया। अपने पुराने भाइयों की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम लोग अभी भी कमान खींच सकते हो? बूढ़े लोगों ने एक एक करके अपने हड्डी के धनुष निकाले और एक साथ कमान खींची। धनुष को पूरे चांद की तरह खींचा। छोड़ो, एक आदेश के साथ ही धनुष की डोरियां भनभना उठी, जिससे पेड़ों के पत्ते कांप उठे। पुराने भाई उन्हें छेड़ने लगे। कबीले के सरदार जोर से हंसे, मेरा धनुष बाण लाओ, और शराब भी। शी युनफेंग शराब का मर्तबान और धनुष बाण ले आया। कबीले के सरदार ने एक बड़ा घूंट भरा, धनुष ताना और बाण चढ़ाया। तीर आसमान की ओर गया और दूर एक विशाल चट्टान में जोर से जा धंसा। ये तीर ही सीमा है, इसे पार करने वाले को मार दिया जाएगा। कबीले के सरदार ने रणनीति बनाना शुरू किया। 300 तीरंदाजों को 6 दलों में बांटा गया। एक दल खून जैसे लाल पत्थर पर आत्मघाती दस्ते के तौर पर खड़ा होगा। बाकी 5 दल मदद के लिए तैयार रहेंगे। योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर अपना नाम लिखवाया। जल्द ही संख्या पूरी हो गई। शी युनफेंग ने खुद आगे आकर कहा, मैं 1000 लोगों की टुकड़ी का नेतृत्व करने को तैयार हूँ। बूढ़े मुखिया ने जादुई पत्थर और तीरंदाजों की रक्षा के लिए तलवार ढाल उठाने की आज्ञा दी। 1000 लोगों की टुकड़ी के साथ गांव के मुहाने की रक्षा करो। पीछे हटना मना है। 1000 लोगों की टुकड़ी ने अपनी हथेलियां काटी और हरे रंग का खून अपने गालों पर मल लिया। सबने एक साथ नारा लगाया, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में बूढ़े मुखिया ने कहा, हम बूढ़ी हड्डियां बीच में रहकर सेना का केंद्र बनेंगे। हम रक्षा की आखिरी पंक्ति बनाएंगे। घटता हुआ चांद किसी हुक जैसा दिख रहा था। शी गांव के योद्धा पूरी तैयारी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन भेड़ियों का झुंड देर तक नहीं आया। भोर के सबसे अंधेरे पहर में बूढ़े मुखिया ने अचानक अपनी आंखें खोली। वो आ गए, आग वाले तीर। तीरंदाजों ने अपने तीरों में आग लगाई, कमान खींची और तीर चला दिए। आग की रोशनी में हजारों खूंखार भेड़िए चारों तरफ छिपे हुए थे। दूर पहाड़ के ऊपर भेड़ियों का राजा चांद को देखकर जोर से गुर्राया। भेड़ियों के झुंड ने भी जवाब में गुर्राना शुरू कर दिया और तुरंत शी गांव पर हमला बोल दिया। कमान खींचो, छोड़ो। तीरों की बारिश की कई बौछारें गिरी। गांव के मुहाने तक पहुंचने से पहले ही भेड़ियों का झुंड आधा रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये भेड़ियों का झुंड इतना कमजोर कैसे हो सकता है? शी युनफेंग अपनी तलवार लेकर सबसे पहले आगे बढ़ा। इंसानों और जानवरों की लहरें एक दूसरे से जोर से टकराईं। लड़ाई बहुत भयानक थी। जब सुबह सूरज निकला तो हजारों खूंखार भेड़िए मारे जा चुके थे। शी युनफेंग चिल्लाया, हम जीत गए मुखिया जी। भेड़ियों के राजा को मारने के लिए आगे बढ़ने की बात हुई, पर बूढ़े मुखिया ने मना कर दिया। जल्दबाजी में पीछा करने पर हम किसी जाल में फंस सकते हैं। युद्ध के मैदान को साफ करो, अपने साथियों के शव उठाओ, भेड़ियों की लाशों और उनके मांस को छिपा दो। तीरंदाज, सावधान रहो। शी युनलंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने 300 आदमी खो दिए, लेकिन 2000 भेड़ियों की लाशें हासिल की हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बूढ़े मुखिया ने पलटकर पूछा, इस कामयाबी के अलावा तुमने और क्या देखा? शी युनलंग ने बोलना शुरू किया, बहुत से भेड़िए बूढ़े, कमजोर, बीमार और घायल थे। भेड़ियों का राजा हमें थकाने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहता था। असली हमला आज रात होगा। सही कहा, बूढ़े मुखिया ने सिर हिलाया। भेड़ियों का राजा चालाक है। असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। शी युनफेंग ने भेड़ियों के राजा पर चुपके से हमला करने की इजाजत मांगी, लेकिन बूढ़े मुखिया ने उसे डांट दिया। डोंगतियान क्षेत्र का माहिर भी शायद उसे न मार पाए, और तुम तो बस बानशुई क्षेत्र में हो। लापरवाही मत करो, हम शी गांव की अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। उसके लिए हमारे पास अपने जाल हैं। इसके बाद बूढ़े मुखिया ने शी युनलंग को 100 आदमियों की टुकड़ी लेकर अपने साथ पूजा की वेदी पर चलने का आदेश दिया। शी युनलंग को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। बूढ़े मुखिया पूजा की वेदी पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे और फिर भविष्यवाणी के लिए जानवरों की हड्डियां फेंकी। तीनों बार नतीजा उल्टा आया, जो बहुत बड़े अपशकुन का संकेत था। शी युनलंग 100 लोगों की टुकड़ी के साथ वहां आया और अकेला पूजा की वेदी पर चढ़ गया। जानवरों की हड्डियों को देखकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मुखिया जी, यह एक अपशकुन है, लेकिन इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। बूढ़े मुखिया ने एक ही मौके में जानवरों की हड्डियों को तोड़ दिया और गुस्से से चिल्लाए,
हम जैसे बहादुर योद्धा जानवरों की हड्डियों और तिनकों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? शी युनलिंग ने जल्दी से सिर झुकाकर जवाब दिया, जी। बूढ़े मुखिया ने अचानक पूछा, युनलिंग, इन सालों में क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। शी युनलिंग ने अपने दांत भींच लिए। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कबीले का सरदार जानता था कि उसके दिल में नफरत भरी हुई है। तुम मेरे बेटे हो, तुम होशियार और ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत और दिमाग शी युनफेंग से कहीं ज्यादा है, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें शिकारियों का सरदार नहीं बनने दिया। तुम मुझसे जरूर नाराज होगे। बूढ़े सरदार की आवाज में कई भाव थे। उसका ये फैसला पक्षपात से बचने के लिए था और शी युनलिंग को मजबूत बनाने के लिए भी। जैसे ही शी युनलिंग अपना गुस्सा जाहिर करने वाला था, उसकी नज़र बूढ़े सरदार की तेज आंखों से मिली और उसने फौरन अपनी बात बदल दी। शुरू में तो मैं आपसे नाराज था, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि इसके पीछे आपका कोई गहरा मकसद था। तुम समझ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। बूढ़े सरदार ने सिर हिलाया। तुमने 10 साल तक अपनी काबिलियत को छिपाए रखा है, अब इसे दिखाने का वक्त आ गया है। स्नो वुल्फ पहाड़ पर जाओ और भेड़िए के बच्चों को ले आओ। उनका नामो निशान मिटा दो, उनकी नस्ल खत्म कर दो। शी युनलिंग की आंखें चमक उठी। बूढ़े सरदार ने जानवरों की खाल से बना एक पुराना फटा हुआ नक्शा निकाला, जिस पर हरे रंग के धब्बे थे। ये स्नो वुल्फ पहाड़ का नक्शा है। 30 साल पहले इसे पाने के लिए मेरे 100 से ज्यादा भाइयों की जान चली गई। इसे बहुत संभाल कर रखना। शी युनलिंग ने दोनों हाथों से नक्शा ले लिया। वो बहुत भारी था। उसे ध्यान से देखने के बाद वो अचानक समझ गया, 10 साल पहले ही आपने इसकी योजना बना ली थी। 10 साल पहले बूढ़े सरदार ने जबरदस्ती उसे और 100 लोगों की एक टुकड़ी को चट्टानों पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया था और तेज धाराओं को पार करने जैसे हुनर सिखाए थे। उस वक्त हर कोई इसका सख्त विरोध कर रहा था। गलत, बूढ़े सरदार ने ठंडी आवाज में कहा। मैं पूरे 30 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। 30 साल पहले जब मेरे भाइयों को भेड़ियों के राजा ने मार डाला था, तभी से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 100 लोगों की टुकड़ी के योद्धा उन सभी भाइयों के बच्चे हैं जो उस लड़ाई में मारे गए थे। अच्छा, मैं समझ गया। शी युनलिंग ने नक्शे को संभाल कर रख लिया। उसका दिल जोश से भर गया। बूढ़े सरदार ने अपने आंसू छिपा लिए। जाओ, छोटे रास्ते से जाना। शी युनलिंग मजबूत इरादे से मुड़ा। वो कुछ ही कदम चला था कि बूढ़े सरदार ने उसे रोक लिया। बूढ़े सरदार ने उसके सीने का कवच ठीक किया और उस पर लगा एक हरा धब्बा पोंछ दिया। उसकी आंखों में तसल्ली और गर्व था। शी युनलिंग धड़ाम से घुटनों पर बैठ गया और अपना सिर जमीन पर टेक दिया। पिताजी, आपका बेटा जा रहा है। 10 साल में ये पहली बार था जब उसने उन्हें पिताजी कहा था। सिर टेकने के बाद वो बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। बूढ़ा सरदार काफी देर तक उसकी पीठ को देखता रहा, बिना हिले डुले। ये सफर खतरों से भरा है। डर है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात न हो। अचानक खूंखार भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। 1-2 आवाजों से शुरू होकर यह एक साथ गूंजने लगी, जो पूरे शी गांव में सुनाई दे रही थी। ये सुबह का वक्त था। योद्धा खाना खाने की तैयारी कर रहे थे और वे सबसे ज्यादा आराम की हालत में थे। भेड़ियों का झुंड हमला करने वाला है। बूढ़े सरदार, भेड़ियों का झुंड हमला करने वाला है। शी युनफेंग जोर से चिल्लाया। मुझे भी यह अजीब लग रहा है। भेड़ियों का झुंड हमेशा रात में चुपके से हमला करने में माहिर रहा है। वे दिन में हमला करके अपना फायदा क्यों गंवा रहे हैं? घबराने की क्या बात है? बुजुर्ग मुखिया बिल्कुल भी नहीं डरे। ऊपर से हमला करने पर भेड़िए की जगह साफ दिखती है, जो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन उन्होंने अपने भूखे प्यासे और थके हुए योद्धाओं को देखा, जिन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। उन्हें थोड़ी चिंता हो रही थी। तभी एक जोरदार भेड़िए की दहाड़ गूंजी, जिससे योद्धाओं के दिल दहल गए। वो भेड़िए राजा की दहाड़ थी। शी युनफेंग ने पास में ही इशारा करते हुए चिल्लाया, सफेद भेड़िया राजा। एक विशाल शरीर वाला भेड़िया राजा, जिसके सिर पर सफेद बालों का एक गुच्छा था। वो चुपके से शी गांव के पास आ गया था और खुद हमले की अगुवाई करने वाला था। बुजुर्ग मुखिया ने अपनी बाघ जैसी आंखें चौड़ी की और सफेद भेड़िए राजा को घूरने लगे। मैं महसूस कर सकता था कि उनके बीच गहरी दुश्मनी है। 30 साल पहले बुजुर्ग मुखिया गांव के सबसे बड़े योद्धा थे। सफेद भेड़िया राजा सबसे खूंखार सरदार भेड़िया था। उस समय की टक्कर में खून की नदियां बह गई थीं। 30 साल बाद एक इंसान और एक भेड़िया फिर से आमने सामने थे। यह उनके जीवन का आखिरी मुकाबला था। ऐ मेरे पुराने साथी, पहले तुम्हें मुलाकात का एक तोहफा देता हूँ।
बुजुर्ग मुखिया ने अपना विशाल हड्डी का धनुष खींचा। उनकी मांसपेशियां उभर आईं और हड्डी पर बनी धारियां चमकने लगी। उनके असली खून की 3 बूंदें जली और उनके चारों ओर की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह फैल गई। पूरा युद्ध क्षेत्र पल भर में शांत हो गया। सभी इंसानों और भेड़ियों ने अपनी सांसें रोक ली। वे इस तीर को देख रहे थे। सफेद भेड़िए राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से जटिल प्रतीकों वाली रोशनी निकली और वो अचानक उछल पड़ा। आसपास के पत्थर चकनाचूर हो गए। बुजुर्ग मुखिया ने धनुष को 1 इंच और खींचा। उनके पैरों के नीचे की वेदी इंच इंच करके टूटने लगी। हड्डी का मोटा तीर तेजी से निकला, हवा को चीरता हुआ और विशाल पेड़ों को भेदता हुआ। वो सीधे सफेद भेड़िए राजा के सिर की ओर गया। सफेद भेड़िए राजा ने तेज रफ्तार में दौड़ते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया और बाल बाल उस जानलेवा हमले से बच गया। हड्डी का तीर एक विशाल चट्टान में जा धंसा, जिसका बस थोड़ा सा पिछला हिस्सा बाहर दिख रहा था। सफेद भेड़िया राजा रुक गया। उसने अपना पंजा हड्डी के तीर पर रखा, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। उसकी एक दहाड़ के साथ विशाल सफेद भेड़ियों का एक झुंड सामने आया। वे दहाड़ते हुए हमला करने लगे, जैसे सफेद बाढ़ ने जमीन को अपनी चपेट में ले लिया हो। सभी लोग चौंक गए। असल में सफेद भेड़िया राजा सफेद भेड़ियों के झुंड से शी गांव के लोगों को डराना चाहता था। धनुष खींचो, बुजुर्ग मुखिया जोर से चिल्लाए। बहुत ज्यादा ताकत लगने की वजह से उनकी बाहें हल्की सी कांप रही थीं। उन्होंने तीर चलाने का आदेश देने में देरी की। जब तक सफेद भेड़िए पास नहीं आ गए, तब उन्होंने जोर से हाथ हिलाया। चलाओ। तीरों की बारिश ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन सफेद भेड़ियों की खाल बहुत मजबूत थी। ज्यादातर तीरों से बस उनकी चमड़ी पर ही खरोंच आई। सिर्फ कुछ ही तीर आंखों में लगे। इससे उनका हमला बिल्कुल नहीं रुका। भाइयों, हमला करो। शी युनफेंग ने अपनी हरी धारियों वाली लंबी तलवार ऊपर उठाकर दहाड़ लगाई। शी गांव के योद्धा काले कवच पहनकर आगे बढ़े। काली और सफेद बाढ़ आपस में टकरा गई और सबसे पुरानी और क्रूर लड़ाई शुरू हो गई। शी युनफेंग ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उनके पीछे के भाई कम होते जा रहे थे। वे धीरे धीरे सफेद भेड़ियों के झुंड में घिरते जा रहे थे। तीरंदाजों, तीर चलाओ, बुजुर्ग मुखिया ने आदेश दिया। खून जैसे रंग के अजीब पत्थर पर मौजूद तीरंदाज ऊपर से निशाना लगा रहे थे। हालांकि वे सफेद भेड़ियों के कमजोर रंगों पर निशाना साध पा रहे थे, लेकिन सफेद भेड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और तीर काफी नहीं थे। वे हमले को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे। बहुत जल्द सफेद भेड़ियों के झुंड ने गांव का रास्ता रोक दिया था। उन्हें बस वो खून जैसा लाल चमत्कारी पत्थर ही रोके हुए था। हाथापाई की लड़ाई खत्म हो गई। 1000 से ज्यादा योद्धाओं में से आधे से ज्यादा मारे गए थे। भेड़ियों का राजा हरे निशानों वाली एक लाश पर पैर रखता हुआ पास आया और अपनी पूंछ से बुजुर्ग मुखिया के चलाए हुए हड्डी के तीर को कुचल दिया। वो घमंड से पूजा की वेदी पर खड़े बुजुर्ग मुखिया को घूर रहा था और चमत्कारी पत्थर पर मौजूद तीरंदाज अब भी तीर चला रहे थे। लगातार धनुष खींचने की वजह से कुछ लोगों की ताकत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके हाथ भी बेकार हो गए थे। भेड़ियों का राजा इससे चिढ़ गया और उसने कुछ खास भेड़ियों को उस चमत्कारी पत्थर पर हमला करने का हुक्म दिया। उन्होंने ऊपर मौजूद तीरंदाजों को मारकर गिरा दिया और वापस आ गए। गांव में वापस चलो, बुजुर्ग मुखिया जोर से चिल्लाए। ये हुक्म है। तीरंदाज जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें हुक्म मानना ही पड़ा। उनके पीछे उनका प्यारा पत्थर गांव था। हम बेकार में अपनी जान नहीं दे सकते। बुजुर्ग मुखिया ने अपना धनुष खींचा। उन्होंने गांव के तीरंदाजों को पीछे हटते हुए हमला करने का आदेश दिया। भेड़ियों का राजा एक बार फिर गुर्राया। उसने चमत्कारी पत्थर के बगल से होकर हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी खून जैसे लाल चमत्कारी पत्थर में आग लग गई। पत्थर के ऊपर मौजूद भेड़िए एक पल में आग के गोलों में बदल गए और जल्द ही राख में बदल गए। बहुत बढ़िया, रक्षक देव ने हमारी मदद की। बुजुर्ग मुखिया जोर जोर से हंसने लगे। मेरा उस चमत्कारी पत्थर को हीरो बनते देखने का कोई मन नहीं था। मैंने सीधे अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके उस लाल चमत्कारी पत्थर को जकड़ लिया। मैंने उसे ऊपर उठाया और जोर से भेड़ियों के झुंड पर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ दर्जनों सफेद भेड़िए कुचलकर कीमा बन गए और फिर आग में जलकर राख हो गए। पत्थर गांव के लोग और भेड़ियों का झुंड सब हैरान रह गए। किसी ने भी इस तरह का हमला पहले कभी नहीं देखा था। पत्थर गांव के लोग और भेड़ियों का झुंड सब हैरान रह गए। किसी ने भी इस तरह का हमला पहले कभी नहीं देखा था। मैं जितना पटक रहा था, मुझे उतना ही मजा आ रहा था। मैं अपनी जड़ों से उस चमत्कारी पत्थर को घुमा रहा था
और हर वार में दर्जनों से लेकर सैकड़ों सफेद भेड़िए मारे जा रहे थे। चमत्कारी पत्थर की आग और तेज होती जा रही थी, लेकिन मेरी जड़ों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। मेरी जड़ें एक चिपचिपा रस छोड़ती हैं। अगर कोई एक जड़ जल भी जाए तो उसकी जगह नई जड़ें आ जाती हैं। वो चमत्कारी पत्थर अब चुपचाप मेरा हथियार बना हुआ था। मेरा निशाना हमेशा से भेड़ियों का राजा था। धीरे धीरे मैं उसे अपने हमले की पहुंच में ला रहा था। मैंने चमत्कारी पत्थर को उठाया, उसे तेजी से घुमाया और जोर से फेंक दिया। वो चमत्कारी पत्थर एक तोप के गोले की तरह सीधा भेड़ियों के राजा के सिर की तरफ गया। भेड़ियों के राजा को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उनसे सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वो हवा के झोंके की तरह अपनी जगह से गायब हो गया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उस चमत्कारी पत्थर ने एक छोटी पहाड़ी को चपटा कर दिया और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। जो भेड़िए धीरे भागे वे सब कुचलकर कीमा बन गए। भेड़ियों का राजा कुछ दूर खड़ा था, उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जाहिर है वो पछता रहा था। मैं भी मजबूर था। मेरी मजबूत जड़ों की हमले की सीमा सिर्फ 1 किलोमीटर है। मैं सिर्फ गांव के दरवाजे के पास ही अपनी ताकत दिखा सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बुजुर्ग मुखिया दिल खोलकर हंसे। मैंने और चमत्कारी पत्थर ने मिलकर एक पल में ही हारी हुई बाजी पलट दी। मैंने पहले ही 2/3 मजबूत सफेद भेड़ियों को मार दिया था। यहाँ तक कि भेड़ियों के राजा को भी भागना पड़ा। पुरखों का आशीर्वाद है, मुझे दिव्य शक्ति दो। बुजुर्ग मुखिया ने दहाड़ लगाई। उनकी आंखों में हड्डी जैसे निशान चमकने लगे और उनके शरीर पर मौजूद 5 रंगों वाला दिव्य पंखों का चोगा जलने लगा। आग, वो पीढ़ियों से उनके पुरखों का दिया हुआ आशीर्वाद था। उनकी मांसपेशियां कांसे की तरह उभर आईं और उन्होंने एक बार फिर हड्डी का धनुष खींचा। उन्होंने एक के बाद एक 3 तीर चलाए, जिनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। पहला तीर भेड़ियों के राजा के कंधे पर लगा। वो बाल बाल अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। दूसरा तीर बहुत चालाकी से चलाया गया था, लेकिन वो फिर भी बच निकला। तीसरा तीर ही असली जानलेवा हमला था। सफेद भेड़िया राजा के पीछे एक विशाल भेड़िए के सिर का साया उभरा। उसने मुंह से हड्डी के तीर को पकड़ा और उसे चकनाचूर कर दिया। क्या जानवर है, बूढ़े मुखिया ने कहा। सफेद भेड़िया राजा किस्मत से बच तो गया, लेकिन वो हार चुका था। पर वो यह मानने को तैयार नहीं था और उसने फिर से जोर से गुर्राया। उसने हमले की अगुवाई की। एक सुनहरी चमक पहले से ही डरे हुए भेड़ियों को रास्ता दिखा रही थी। आओ तो सही, बूढ़ा मुखिया जोर से चिल्लाया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ गांव के मुहाने पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। आधे से ज्यादा सफेद भेड़िए नीचे गिर गए और बाकियों को भी गड्ढे ने रोक दिया। किसका इंतजार कर रहे हो? मारो, बूढ़े मुखिया ने आदेश दिया और योद्धाओं को होश आया। वे सब एक साथ आगे बढ़े और पत्थर, तीर, जहर जैसी चीजें एक साथ गड्ढे में फेंकने लगे। गड्ढा बहुत गहरा था, बर्फीले भेड़िए ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। वे केवल पत्थर, तीर और जहर के हमलों को लाचारी से सह सकते थे। गड्ढे के नीचे नुकीले लोहे के बांस गिरे हुए भेड़ियों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। सबसे जरूरी बात ये थी कि बर्फीला भेड़िया राजा हमले की अगुवाई कर रहा था और वही सबसे पहले अंदर गिरा। मैंने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक विशाल खून जैसे रंग का पत्थर उठाया और उसे जोर से गड्ढे में दे मारा। उसने गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर वो पत्थर धू धू करके जलने लगा। इससे बर्फीले भेड़ियों के बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। बचे हुए भेड़ियों का कोई सरदार नहीं रहा। वे तुरंत घबरा गए। मारो, बूढ़ा मुखिया जोर से चिल्लाया। एक भी भागने न पाए। सबको मार डालो। शी गांव के योद्धाओं ने अपनी लंबी तलवारें लहराई और फिर से हमला कर दिया। शी युनफेंग दर्जनों घायल सैनिकों के साथ लाशों के ढेर से निकलकर आए और टूटे फूटे हथियारों से उनका रास्ता रोक लिया। डरे हुए बर्फीले भेड़िए पूरी तरह से घबरा गए और ज्यादातर तलवार का शिकार बन गए। जो किस्मत से बच निकले उन्हें भी तीर लग गए और बंजर जमीन में उनका जिंदा रहना मुश्किल था। बूढ़ा मुखिया जोर जोर से हंसा। ये 30 साल की लड़ाई जिसमें कबीले की जान दांव पर लगी थी, शी गांव जीत गया था। उसके बाद मेरी पेड़ की जड़ों ने उस खून जैसे रंग के पत्थर को ऊपर उठाया। गड्ढा जले हुए, अधजले या आधे पके बर्फीले भेड़ियों की लाशों से भरा था। कुछ अभी भी आखिरी सांसें ले रहे थे, मुंह से हरा तरल उगल रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। पुराने दोस्त, तुम अभी भी हो क्या? बूढ़े मुखिया ने गड्ढे की ओर देखा। उसकी आवाज में अफसोस था। अचानक एक आसमान को दहला देने वाली गुस्से की दहाड़ सुनाई दी।
गड्ढे में से एक सुनहरी चमक निकली। बर्फीला भेड़िया राजा असल में जिंदा बच गया था। उसके सारे बाल जल गए थे और सिर्फ सुनहरी खाल बची थी। वो देखने में थोड़ा मजाकिया लग रहा था। पुराने दोस्त, बूढ़े मुखिया ने कहा, तुम पतले हो गए हो। बर्फीला भेड़िया राजा दहाड़ते हुए बूढ़े मुखिया की ओर भागा। बूढ़े मुखिया ने अपना धनुष खींचा और एक साथ 3 तीर चला दिए। नजदीक होने की वजह से सारे तीर उसके कंधे, पंजे और एक आंख में जा लगे। हड्डी का तीर उसके पंजे को भेदकर एक चट्टान में जा धंसा, जिससे वो हिल नहीं पा रहा था। इसके बावजूद बर्फीला भेड़िया राजा हार न मानते हुए गुर्राता रहा। बूढ़े मुखिया ने धनुष नीचे रखा, हड्डी का चाकू निकाला और कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ने लगा। वो अपने इस पुराने दुश्मन को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। बर्फीले भेड़िया राजा ने अपना पंजा चबाकर खुद को छुड़ा लिया। उसने अचानक बूढ़े मुखिया पर झपट्टा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। सब लोग घबराकर चिल्लाए कि तीर चलाओ, लेकिन बूढ़े मुखिया ने चिल्लाकर उन्हें रोक दिया। बूढ़े मुखिया ने बर्फीले भेड़िया राजा को कसकर पकड़ लिया। एक जोरदार टक्कर से उसके 3 दांत टूट गए। बर्फीले भेड़िए के राजा ने दर्द से तड़पते हुए बूढ़े मुखिया के कंधे पर पंजा मारा, लेकिन बूढ़े मुखिया जोर से हंसे। मजा आ गया। दोनों के बीच एक बेतरतीब लड़ाई शुरू हो गई। बूढ़े मुखिया ने हड्डी का चाकू फेंक दिया और सिर्फ अपने लोहे जैसे मुक्कों से हमला करने लगे। आखिरकार एक ही मौके से बर्फीले भेड़िए के राजा का दिल चकनाचूर कर दिया। तब जाकर बर्फीले भेड़िए के राजा ने उनके कंधे से अपना जबड़ा हटाया। वो जीत गए। जीत का जश्न जल्द ही मातम में बदल गया। शी गांव के योद्धाओं में से 10 में से एक भी नहीं बचा। कई परिवार बिखर गए थे। बूढ़े मुखिया ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने सभी को शवों को वापस लाकर दफनाने और भेड़ियों के शवों को भोजन और बलि के लिए इकट्ठा करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने घुटने टेककर 3 रक्षक आत्माओं से प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। बूढ़े मुखिया ने बताया कि इस लड़ाई में बहुत भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने वादा किए हुए असली खून की 3 बूंदें चढ़ाने में देरी करने की उम्मीद जताई। विलो देवता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं भी चुपचाप देखता रहा कि क्या होता है, लेकिन खून के रंग का अजीब पत्थर गुस्से से भड़क उठा। उससे आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं। ये देखकर मैंने पेड़ की जड़ों को काबू करके उसे सीधे गांव के दरवाजे पर पहरा देने के लिए फेंक दिया। बूढ़े मुखिया का चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर उन्होंने अपनी योजना बताई। वो बुजुर्ग कबीले वालों को भीड़ों के झुंड की तलाश में ले जाएंगे, शी गांव के लिए खून वाला भोजन वापस लाने के लिए। बूढ़े मुखिया, हम आप लोगों को कैसे जाने दे सकते हैं? शी युनफेंग ने जोर से उन्हें रोकने की कोशिश की। ये सब मेरे ही किए पापों का नतीजा है, इसलिए मुझे ही जाना चाहिए। बूढ़े मुखिया मुस्कुराए और कहा कि अब उसे अक्ल आ गई है। फिर उन्होंने अचानक शी युनफेंग से पूछा कि क्या उसमें मुखिया बनने की काबिलियत है। शी युनफेंग ने बार बार सिर झुकाकर मना कर दिया। बूढ़े मुखिया ने फिर पूछा कि उसकी नज़र में कौन सही रहेगा। शी युनफेंग ने एक एक करके शी युनलिन, शी युनही और शी येशियाओ का नाम लिया। बूढ़े मुखिया ने सिर हिलाया और शी युनफेंग से कहा कि अगर वो वापस न आ पाए तो उसके कहे अनुसार मुखिया चुन लिया जाए। शी युनफेंग ने दांत भींचकर हामी भर दी। बूढ़े मुखिया ने तुरंत बलि की तैयारी का आदेश दिया। महान बंजर भूमि के लोगों, शी गांव के वंशजों, आदिम बंजर भूमि के खून वाले भोजन से हम धरती और आकाश की आत्माओं की पूजा करते हैं। बूढ़े मुखिया नंगे पांव थे और हरे तरल से बने रास्ते पर चलते हुए उन्होंने विलो देवता को मांस और खून की बलि चढ़ाई। विलो देवता की टहनियों ने सच में प्रतिक्रिया दी और तेजी से उस खून वाले भोजन को निगलने लगी और ज्यादा जीवंत होती जा रही थी। जब बूढ़े मुखिया ने बलि के लिए खून के रंग के अजीब पत्थर को बुलाया तो वो अब भी गांव के दरवाजे पर ही था, इसलिए मैंने जड़ों को उसका हिस्सा रहे खून वाले भोजन को सोखने के लिए भेज दिया। पिछली बार इसने मेरी बलि का खून वाला भोजन चुरा लिया था, इस बार मैंने बस 2 गुना ले लिया। गांव के दरवाजे पर मौजूद खून के रंग का अजीब पत्थर गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने उसे वापस बलि की वेदी पर खींच लिया। उसने तुरंत बचे हुए मांस और खून को तेजी से निगलना शुरू कर दिया। जब मुझे बलि चढ़ाने की बारी आई तो मैंने अपनी जड़ों से खून वाला भोजन सोख लिया। मेरे अंदर का आदिम काला सूरज धधकने लगा। जीवन की एक शक्तिशाली ऊर्जा मेरे अंदर भर गई और जल्द ही मुझ पर एक और नई पत्ती उग आई। बूढ़े मुखिया ने खुद बर्फीले भेड़िए के राजा का मांस निकालकर मुझे चढ़ाया। उस मांस में उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊर्जा थी। नई पत्ती पल भर में ही पूरी तरह से उग गई और हरे कीमती पत्थर की तरह खूबसूरत हो गई।
इसके ठीक बाद बूढ़े मुखिया ने बर्फीले भेड़िए के राजा का दिल मेरे सामने पटक दिया। मैंने पलक झपकते ही उसे सोख लिया। एक भयानक ऊर्जा मेरे शरीर में समा गई। दूसरी हरी पत्ती पर गहरे लाल रंग की ओस की एक बूंद जम गई। जैसे ही ओस की वो बूंद गिरी, मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। मेरे दिमाग में अनगिनत मरे हुए लोगों की भावनाएं भर गई। अगर मेरे पास जियानमू पेड़ का शरीर और आदिम काला सूरज न होता तो मैं कब का बह गया होता। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं भटकती हुई आत्माओं को देख सकता हूँ। आसपास अनगिनत बर्फीले भेड़ियों की आत्माएं भरी हुई थीं। उनमें सबसे आगे बर्फीले भेड़िए के राजा की आत्मा थी, जो अब भी लगातार दहाड़ रही थी। मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने एक खिंचाव पैदा किया और आत्माओं की जंजीरों से सभी बर्फीले भेड़ियों की आत्माओं को जकड़ लिया। उन्हें आदिम काले सूरज में खींचकर पल भर में कुचल दिया गया। ऊर्जा मेरे जियानमू के शरीर में वापस चली गई। इस बार जियानमू पर नई पत्तियां नहीं उगी, बल्कि उस पर एक बर्फ सा सफेद फल लगा, जिसकी खुशबू में स्नो वुल्फ किंग के जानलेवा इरादे की महक थी। वो टहनी पर लटका हुआ बहुत रहस्यमयी लग रहा था। मैं बहुत हैरान था। ये सफेद येन आत्मा का फल, आखिर इसका क्या इस्तेमाल है? सफेद वुल्फ आत्मा फल, आदिम काले सूरज द्वारा वुल्फ आत्माओं को शुद्ध करके बनाया गया दिव्य फल। इससे जुड़ी जानकारी तुरंत मेरे दिमाग में आ गई। मैं थोड़ा हैरान था। मुझे लगा था कि ये बेघर वुल्फ आत्माएं आखिरकार गायब हो जाएंगी। ये ऐसी दिव्य चीज में बदल सकती हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं इस वुल्फ आत्मा फल का क्या दिव्य असर होगा। इसे पत्थर गांव के किसी ताकतवर को, भेड़िए के बच्चे को या किसी इंसान को खाना चाहिए। मैं तुरंत कोई फैसला नहीं कर पाया, लेकिन मैं जानता था कि पत्थर गांव के ताकतवर होने से मुझे बहुत फायदा होगा। जीव जितने मजबूत होंगे, बलिदान में उतनी ही ज्यादा जीवन शक्ति मिलेगी, और ताकतवर खूंखार जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर गांव के योद्धाओं का काफी ताकतवर होना जरूरी है, वरना पत्थर गांव का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। बच्चों को दफना दो, बूढ़े मुखिया ने आंसू भरी आंखों से कहा। गांव वाले योद्धाओं के शवों को इकट्ठा कर रहे थे। शुरुआत में तो सब शांत था। धीरे धीरे रोने की आवाजें एक साथ गूंजने लगी। पूरे पत्थर गांव में मातम छा गया। मरे हुए योद्धाओं की आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे धूप में गायब हो जाएंगी। क्या ये पुनर्जन्म था? मैं इस दर्द को महसूस कर सकता था। उनके दिलों में बिछड़ने का गम था। वे जाना नहीं चाहते थे। अचानक आदिम काला सूरज अपने आप सक्रिय हो गया। अनगिनत आत्मा की जंजीरें बाहर निकली। उन्होंने सभी योद्धाओं की आत्माओं को जकड़ लिया। मरे हुए योद्धा घबरा गए। मेरा दिल घबरा गया। मैंने गुस्से से डांटा, नहीं, ये सब जांबाज योद्धा हैं। तुम इस तरह उनका अपमान कैसे कर सकते हो? उन्हें शुद्ध करके, भले ही मुझे भारी नुकसान हो, उन्हें जाने देना ही उनका सम्मान करना है। लेकिन आत्मा की जंजीरें नहीं रुकी। पलक झपकते ही सारी योद्धा आत्माएं आदिम काले सूरज में समा गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब स्नो वुल्फ की आत्माओं को शुद्ध किया गया था तो वे दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन इन योद्धा आत्माओं को कोई दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि वे खुश लग रही थीं। एक भिनभिनाने की आवाज आई। एक एक करके हरे जैड जैसे छोटे फल उगने लगे। योद्धा आत्मा वृक्ष के बीज। इनमें योद्धाओं की अटूट इच्छा शक्ति थी। बोने के बाद वे विशाल पेड़ बनकर अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर सकते थे। वे मेरी दिव्य चेतना से भी जुड़ सकते थे और मेरी आंख और कान बन सकते थे। वे सीधे अपने वंशजों के सपनों में जाकर उन्हें अपना अनुभव भी सिखा सकते थे। मैंने एक एक करके योद्धा आत्मा वृक्ष के बीजों से बात की। अगर वे पुनर्जन्म लेना चाहते तो मैं उन्हें जाने देता, लेकिन किसी ने भी मना नहीं किया। उन सबने हमेशा के लिए पत्थर गांव की रक्षा करने का फैसला किया। जाओ, मैंने प्रतिबंध हटा दिया। योद्धा आत्मा वृक्ष के हर बीज से हरी नीली रोशनी निकल रही थी और वे अपने आप पत्थर गांव में अलग अलग जगहों पर जड़ें जमाने लगे। अपने अपने दरवाजों पर, छोटी झील और नदी के किनारे, अभ्यास करने की जगह पर और पूर्वजों के मंदिर के पास। ये वो सारी जगहें थीं जहां से उनकी जिंदा रहते हुए अच्छी यादें जुड़ी थीं। जब रोशनी गायब हुई तो पत्थर गांव के लोगों ने हैरानी से देखा कि हर जगह विशाल पेड़ उग आए थे। पेड़ों की छाया ने पूरे गांव को ढक लिया था, जिससे पत्थर गांव और भी छिप गया था। जल्द ही उन्हें अपने प्रियजनों की मौजूदगी का एहसास हुआ। वे पेड़ों से लिपटकर रोने लगे और उनके आंसू बहने लगे। दुख में भी एक अपनापन था। मैं मन ही मन सोचने लगा, आदिम काला सूरज बहुत रहस्यमयी है। अलग अलग जीवों की आत्माओं को परिष्कृत करने के बाद जो फल लगते हैं वे बिल्कुल अलग होते हैं।
शक्तिशाली जीवों की आत्माओं से यकीनन और भी शक्तिशाली फल लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बूढ़े मुखिया ने अपने आंसू पोंछे और मान लिया कि यह जियानमू दिव्य वृक्ष का उपहार है। वो फिर से घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे, धन्यवाद हे दिव्य आत्मा। आशा है कि आप हमेशा पत्थर गांव की रक्षा करेंगे। आशा है कि तीनों दिव्य आत्माएं हमेशा पत्थर गांव की रक्षा करेगी। वो अपने दिल में अच्छी तरह जानते थे, तीनों दिव्य आत्माओं का एक साथ होना पत्थर गांव का सौभाग्य है। भले ही पद के लिए प्रतिस्पर्धा का समझौता हो, वो उनमें से किसी को भी जाने नहीं देना चाहते थे। फिर बूढ़े मुखिया ने आह भरते हुए कहा, ये यात्रा खतरनाक है, लेकिन आप तीनों दिव्य आत्माएं निश्चिंत रहें। ये बूढ़ा चाहे जिए या मरे, असली खून की 3 बूंदें मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आशा है कि तीनों दिव्य आत्माएं पत्थर गांव को अपना आशीर्वाद देंगी, ताकि वो इस कड़ाके की सर्दी से बच सके। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, जियानमू दिव्य वृक्ष और दूसरे बड़े पेड़ जलने लगे। बूढ़े मुखिया अचानक जोर से चीख पड़े। वो पसीने से तरबतर थे और लगातार चिल्ला रहे थे, आग, आग। सब लोग हैरान थे। साफ तौर पर आग की एक चिंगारी भी नहीं थी। काफी देर बाद बूढ़े मुखिया को एहसास हुआ कि वो बस एक भ्रम था, जियानमू दिव्य वृक्ष द्वारा दिखाया गया एक चमत्कार। आग की लपटों में भीड़ों के झुंड तक जाने का रास्ता छिपा था, जिसमें खतरों के निशान थे और सुरक्षित छोटे रास्ते भी दिखाए गए थे। मैं बस इसी तरह उसकी मदद कर सकता हूँ। जब मैं उसे रोक नहीं सकता, तो बेहतर है कि उसकी मदद कर दूं। अब मैं काफी बड़ा हो गया हूँ और चमत्कारी भ्रम दिखा सकता हूँ। बूढ़े मुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने तुरंत अपने पुराने साथियों को बुलाया। पुराने साथियों, मेरे साथ भीड़ों के झुंड का शिकार करने चलोगे? लड़ो, लड़ो, लड़ो। बूढ़ों का समूह जोश से भर गया। एक रात आराम करने के बाद वे भोर में निकल पड़े, पत्थर गांव के भविष्य के लिए लड़ने। 7 दिन बाद शी युनलिंग वापस आ गया। कबीले के सभी लोग बहुत हैरान थे। सबने सोचा था कि वो और 100 से ज्यादा योद्धा बहुत पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं। केवल शी युनफेंग जैसे ऊंचे पद वालों को पता था कि बूढ़े मुखिया ने उसे भेड़ियों की मांग पर धावा बोलने के लिए भेजा है। शी युनलिंग ने सावधानी से पत्थर गांव के पास आकर गांव के मुहाने पर भेड़ियों की हड्डियां और अपने घरों को फिर से बनाते ग्रामीणों को देखा, तो उसके दिल को तसल्ली मिली। हम जीत गए। ये सफर कैसा रहा? कुछ हाथ लगा? शी युनफेंग ने उत्साह से पूछा। बहुत कुछ हाथ लगा, शी युनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। स्नो वुल्फ माउंटेन का भेड़ियों का खतरा पूरी तरह से खत्म कर दिया। सच में इतनी बड़ी कामयाबी? कोई हताहत तो नहीं हुआ? शी युनफेंग को यकीन नहीं हुआ। एक भी नहीं, शी युनलिंग ने गर्व से कहा। जब हम गए थे तो 147 लोग थे, एक भी कम नहीं हुआ। शी युनफेंग सच में गिनने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हैरानी से कहा, सच में कोई कम नहीं हुआ। तुमने ये कैसे किया? मेरे अपने तरीके हैं। शी युनलिंग रहस्यमय बन रहा था। मुझे भी सिखाओ, मैं भी भविष्य में भेड़ियों के खतरे से निपटने जाऊंगा, शी युनफेंग ने विनती की। नहीं, शी युनलिंग ने सिर हिलाया। यह मेरी खास चाल है, एक मर्तबान अच्छी शराब के बिना और सिर्फ पूरा भुना हुआ मेमना, ये बिल्कुल नामुमकिन है। बदमाश लड़के, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, हैं? शी युनफेंग जोर से हंसा। ठीक है, मेरी दावत। योद्धा तुरंत खुशी से झूम उठे। वे शी युनफेंग की अच्छी शराब और भुने हुए मेमने का मजाक उड़ा रहे थे। तभी शी युनफेंग अचानक गंभीर होकर बोला, सभी लोग, शराब पीने से पहले हम अपने शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि देंगे। सब लोग तुरंत शांत हो गए। उनकी आंखों में दुख भर गया। शी युनलिंग भी गंभीर हो गया। भाई युनफेंग, हम एक जरूरी बात भूल गए। हमें संरक्षक देवता की पूजा करनी है। शी युनफेंग ने सिर हिलाया। वेदी के सामने घुटने टेक कर उसने पूरी श्रद्धा से प्रणाम किया और मन ही मन बुदबुदाने लगा, अपने दिल की उलझने बताते हुए। इसके बाद उसने अचानक अपनी छाती से एक छोटा सफेद भेड़िया निकाला। उस छोटे से जीव की सुनहरी आंखें थीं। उसके माथे पर सुनहरे बालों का एक गुच्छा भी था। उसकी शक्ल बहुत असाधारण थी। शी युनलिंग ने भेड़िए के कई बच्चे पकड़े थे, लेकिन सिर्फ इसी पर उसका हाथ नहीं उठ रहा था। वो खुद भी इसका कारण नहीं जानता था, लेकिन मैंने एक ही नज़र में इस छोटे से जीव की खासियत को पहचान लिया। मेरे दिमाग में तुरंत एक नाम आया, सुनहरी आंखों वाला बर्फीला भेड़िया। शी युनलिंग बहुत उलझन में था। वो स्वभाव से कोई नर्मदिल इंसान नहीं था, लेकिन इस सुनहरी आंखों वाले भेड़िए के बच्चे पर उसका हाथ नहीं उठ रहा था। मैंने मन ही मन अंदाजा लगाया
कि यह जरूर उस छोटे जीव की सुनहरी आंखों का असर होगा। इन सुनहरी आंखों में लोगों के मन को प्रभावित करने की एक रहस्यमयी शक्ति होती है। शी युनलन का बिना जाने इसके प्रभाव में आ जाना स्वाभाविक था। ये छोटा जानवर जिएगा या मरेगा, इसका फैसला तीनों संरक्षक देवताओं पर छोड़ते हैं। शी युनलन ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इस भेड़िए के बच्चे से कोई बैर नहीं है। दुनिया कहती है कि भेड़िए को पाला नहीं जा सकता, पर असल में ऐसा नहीं है। सुनहरी आंखों वाले बर्फीले भेड़िए का वंश तो बर्फीले भेड़ियों के राजा से भी ज्यादा महान है। अगर इसे अच्छे से पाला जाए तो यह निश्चित रूप से शी गांव के लिए एक मजबूत सहारा बनेगा। इसे रखना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे इतना कहते ही एक हरी विलो की टहनी अचानक उस छोटे भेड़िए के बच्चे के सिर पर आ गिरी। पहले तो सबने सोचा कि यह हवा से हुआ है। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह विलो देव की टहनी थी जो खुद उसे सहला रही थी। भेड़िए के बच्चे ने भी उस अपनेपन को महसूस किया। वो विलो की टहनी को पकड़कर खेलने और लौटने लगा। दिलचस्प है, मैं बहुत हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विलो देव एक भेड़िए के बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। शी युनलन तो और भी जोर से हंस पड़ा। विलो देव ने इसे स्वीकार कर लिया। उसे पहले से ही उस छोटे जीव से लगाव हो गया था। अब उसने पूरी तरह से राहत की सांस ली। वो छोटा जीव खुशी खुशी वेदी पर खड़ा होकर आसमान की ओर गुर्राया। उसकी बचकानी आवाज ने सबको हंसा दिया। मैंने पहले सोचा था कि मैं आसमानी भेड़िया आत्मा फल कबीले के योद्धाओं को दूंगा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। ये फल उस छोटे जीव की प्रकृति से मिलता जुलता है। इसे उसे खिलाना सबसे अच्छा रहेगा। जियानमू दिव्य वृक्ष की शाखाएं हिली और भेड़िया आत्मा फल उस छोटे जीव के सिर के ऊपर तैरने लगा। वो छोटा जीव उसे पकड़ने के लिए उतावला था, लेकिन अपनी छोटी टांगों की वजह से मुंह के बल गिर गया। गुर्राते हुए उसने हार नहीं मानी। यह जियानमू दिव्य वृक्ष पर लगा दिव्य फल है, शी युनलन ने खुशी से हैरान होकर कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जियानमू दिव्य वृक्ष ने भी इस छोटे जीव को स्वीकार कर लिया। शी युनफेंग ने उत्साह से सिर हिलाया। उसकी पिछली सारी चिंताएं पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन भेड़िया आत्मा फल अचानक हरे पत्तों में छिप गया। छोटा जीव बेचैनी से दिव्य वृक्ष के चक्कर काटने लगा। जल्दी मत करो, अच्छे से व्यवहार करो। समय आने पर तुम्हें स्वाभाविक रूप से दे दिया जाएगा। जियानमू दिव्य वृक्ष का पत्ता इसके सिर पर गिरा, मानो उसे याद दिला रहा हो कि अब वो बहुत कमजोर है। वो फल की औषधीय शक्ति को सहन नहीं कर सकता। जब तुम वयस्क हो जाओगे तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। शी युनलन भी इसका गहरा अर्थ समझ गया था। इस फल के दबाव को तो वो भी मुश्किल से सह पा रहा था। अचानक खून के रंग का अजीब पत्थर जलने लगा, मानो वो बहुत गुस्से में हो। लगता है खून के रंग के अजीब पत्थर की आत्मा सहमत नहीं है। शी युनफेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। छोटे जीव ने भी अजीब पत्थर पर अपने दांत दिखाए। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक दूसरे को थोड़ा समय दो, शी युनलन ने सलाह दी। लेकिन अब शी गांव में खून के रंग के अजीब पत्थर का दबदबा बहुत कम हो गया है, जब से उसे जियानमू दिव्य वृक्ष ने वश में किया है। ये दिव्य वृक्ष के हथियार की तरह ज्यादा है। मैं पेड़ की जड़ों को चलाता हूँ और सीधे खून के रंग के अजीब पत्थर को बाहर फेंक देता हूँ। इसने हवा में एक चाप बनाया और पहाड़ी के नीचे लुढ़क गया। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन सब जोर जोर से हंसने लगे। भाई युनफेंग, पुराने मुखिया जी कहाँ हैं? शी युनलन की आवाज में घबराहट थी। वो हमेशा अपने पिता की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था, यहाँ तक कि उसे शक था कि उसके पिता ने बर्फीले भेड़िए के राजा को हराने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, शी युनफेंग ने सिर हिलाया। पुराने मुखिया जी ने बर्फीले भेड़िए के राजा से हाथापाई की और उन्हें बस मामूली चोटें आईं, लेकिन उन्होंने बर्फीले भेड़िए के राजा का दिल तोड़ दिया। हाथापाई? शी युनलन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके चेहरे पर अविश्वास था। पुराने मुखिया जी बहुत शक्तिशाली हैं। शी युनफेंग की आंखों में प्रशंसा थी। वो कहाँ हैं? मैं उनके सम्मान में एक जाम पीना चाहता हूँ। शी युनलन बहुत खुश हुआ, लेकिन शी युनफेंग चुप हो गया। पुराने मुखिया जी शी गांव छोड़ चुके हैं। शी युनफेंग, तुम कमीने हो। शी युनलन गुस्से से फट पड़ा। उसने उसकी नाक पर एक घूंसा मारा। शी युनफेंग की नाक की हड्डी टूट गई। तुम्हारी की हुई गलतियों का खामियाजा मेरे बूढ़े पिता को भुगतना पड़ा। क्या तुम इंसान हो? हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ। ये सब मेरी गलती है। शी युनफेंग ने खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारे। निकम्मा, तुम शिकारियों के कप्तान बनने के लायक नहीं हो। आज से तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया गया है। ठीक है मुखिया जी, तुमने क्या कहा?
शी यूनलंग चौंक गया। पुराने मुखिया जी ने अपनी गद्दी तुम्हें सौंप दी है, चाहे वो वापस आ पाए या नहीं, तुम ही नए मुखिया हो, शी यूनफेंग ने कहा। शी यूनलंग का शरीर कांप गया, उसका दिल दुख और अपराध बोध से भर गया। वो हमेशा गलत समझता रहा कि उसके पिता जानबूझकर उसे दबा रहे थे। अब जाकर वो समझा, ये सब उसके पिता की तरफ से उसे मजबूत बनाने की एक परीक्षा थी। मुखिया जी, अभी भी बहुत से मामले हैं जिनसे आपको निपटना है, शी यूनफेंग ने सलाह दी। दफा हो जाओ, मुझे कोई मुखिया नहीं बनना, मुझे अपने पिता को बचाना है। शी यूनलंग ने अपना भाला उठाया और 100 लोगों की टुकड़ी के साथ जाने ही वाला था। तुम नहीं जा सकते, शी यूनफेंग ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम मुझे रोक सकते हो, शी यूनलंग ने गुस्से से घूरा। 100 लोगों की टुकड़ी ने भी अपने भाले उठा लिए। छोटे भाई, तुम नहीं जा सकते, पुराने मुखिया जी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। शी यूनफेंग का रवैया दृढ़ था। अगर मैं फिर भी गया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिकारी दल कहाँ है? यही है। हथियार लिए हुए हजारों की टुकड़ी तुरंत बाहर निकल आई। शी यूनलंग जोर से हंसा और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। उसके सिर के ऊपर असली खून की एक बूंद दिखाई दी। लिंग भाई, तुमने रक्त शक्ति की चरम सीमा को पा लिया है। शी यूनफेंग हैरान होकर पीछे हट गया। तुमने ये कैसे किया? कोई चमत्कार हुआ क्या? हाँ, स्नो वुल्फ पहाड़ पर मुझे एक चमत्कारी जड़ी बूटी मिली थी, शी यूनलंग ने साफ साफ कहा। क्या तुम अब भी मुझे रोकोगे? बिल्कुल, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, मैं तुम्हें रोकूंगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि तुम मुझे रोक पाते हो या नहीं। लड़ो। जैसे ही दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ा, शी यूनही बाहर आया। बड़े भाई, उसे मत रोको, उसे जाने दो। शी गांव की समस्या को हम दोनों भाई मिलकर सुलझा सकते हैं। शी यूनफेंग जोश में आ गया। सही कहा, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हम भाई मिलकर उसका सामना करेंगे। मेरे पास सर्प गांव और बास कबीले को रोकने का एक तरीका है, शी यूनही ने कहा। शेखी मत बघारो, तुम तो अपने बड़े भाई को भी नहीं हरा सकते, शी यूनलंग ने ताना मारा। दोनों में कुछ देर तक बहस हुई। शी यूनही ने जानबूझकर उसे उकसाया। आखिरकार शी यूनलंग शांत हो गया। वो शी गांव को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सर्प गांव सर्प घाटी में बसा है। वे जहरीले सांपों को हथियार और बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका कुलदेवता एक विशाल सांप है। वे जहरीली चालें चलने के लिए जाने जाते हैं। बास कबीला 4-5 शिकारी गांवों से मिलकर बना है। उनका कुलदेवता एक शक्तिशाली सुनहरा बाज है। उनकी ताकत शी गांव और सर्प गांव से कहीं ज्यादा है। अब शी गांव को भारी नुकसान पहुंचा है और बूढ़े मुखिया भी यहाँ नहीं हैं। दोनों कबीले इस मौके का फायदा उठाकर जरूर हमला करेंगे। शी यूनलंग ने तुरंत मुखिया की भूमिका अपना ली। उसने आदेश दिया, गड्ढों वाले जाल तैयार करो, तीर कमानों को तेज करो, औरतें भेड़िए का मांस सुखाएंगी, अनाज तैयार करो। वो लोहार अंकल हे की तरफ मुड़ा और बोला, अंकल हे, मैं चाहता हूँ कि आप भेड़िए राजा की रीढ़ की हड्डी से 12 भाले बनाएं। क्या 3 दिन का समय काफी होगा? अंकल हे ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अगर सब मिलकर मेहनत करें तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें खून जैसे लाल चमत्कारी पत्थर वाले कुलदेवता की दिव्य लाल अग्नि चाहिए होगी। मैं जाकर उससे प्रार्थना करता हूँ। ये कहकर शी यूनलंग झुकने ही वाला था। अंकल हे ने फिर कहा, शायद हम स्नो वुल्फ राजा की जांघ की हड्डियों से कुछ भेड़िए राजा के हड्डी वाले धनुष भी बना सकते हैं। इससे हमारे तीरंदाजों की टुकड़ी की ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम लोग ज्यादा मत थकना, शी यूनलंग ने चिंता से कहा। यह जिंदगी और मौत का सवाल है, हमें हिम्मत से काम लेना ही होगा। अंकल हे ने सिर हिलाया। शी यूनलंग ने श्रद्धा से सिर झुकाया। दिव्य हथियार बनाने के लिए दिव्य अग्नि की एक किरण मांगता हूँ। खून जैसे लाल चमत्कारी पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने फिर बलि के तौर पर भेड़िए के 1000 से ज्यादा बच्चों के दिल चढ़ाने का वादा किया। चमत्कारी पत्थर अब भी शांत था। मैं मन ही मन हैरान था, ये पत्थर तो बहुत ज्यादा लालची हैं। शी यूनलंग ने हार मानकर समझौता किया। ये तो सिर्फ आधी बलि है, काम हो जाने के बाद बाकी आधी भी चढ़ा दी जाएगी। जादुई पत्थर में एक धीमी सी आग जल उठी। साफ था कि वो नाखुश हैं। शी यूनफेंग की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। इसमें लौह सींग वाले अजगर का पित्ताशय और हरी पपड़ी वाले बाज की दोनों आंखें भी मिला दो। अब कैसा है? खून जैसे लाल जादुई पत्थर की आग धधक उठी। असली आग की एक लपट दिखाई दी। अंकल हे बहुत खुश हुए। वो तुरंत कारीगरों को लेकर काम में जुट गए। इन चीजों को हासिल करना बहुत मुश्किल है।
पत्थर गांव की अभी की ताकत से हम उनका शिकार कर ही नहीं सकते, शी युनहुई ने सिर हिलाते हुए कहा। सर्प गांव और बास कबीले के पास है ना? शी युनलंग ने उसकी तरफ देखा। तुम सबसे होशियार हो, कोई तरीका सोचो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर कुछ नहीं सोच पाए तो तुम सर्प गांव और बास कबीले में शिकार करने जाओगे। कामयाब नहीं हुए तो वहीं मर जाना, शी युनलंग ने गंभीरता से कहा। अरे, मुखिया होकर भी आप ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते, शी युनहुई अजीब तरह से चिल्लाया। आराध्य से वादा उसने थोड़ी किया था, तो वो किसी और की गलती क्यों सुधारे? पिताजी, अगर आप होते तो आप क्या करते? शी युनलंग ने अपने पिता के छोड़े हुए चमड़े के नक्शे को कसकर पकड़ा हुआ था। इसी नक्शे की वजह से वो स्नो वुल्फ पहाड़ का खजाना खाली कर पाया था और दिव्य औषधि हासिल कर पाया था। लेकिन अब पत्थर गांव को बचाने का कोई नया सुराग नहीं था। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, वो खुद से बड़बड़ाया। पुराने मुखिया जब गए थे तो उन्होंने ये पक्का किया होगा कि पत्थर गांव कभी तबाह न हो। लेकिन पिताजी ने आखिर क्या तरकीब सोची होगी? वो उलझन में था। अचानक उसे इस मुश्किल से निकलने का हल सूझ गया, दिव्य औषधि। तभी शी युनहुई दौड़ता हुआ आया। मुखिया जी, मुझे इस मुश्किल से निकलने का हल मिल गया है। कैसा हल? एक मुकाबला। बास कबीले और सर्प गांव को एक मुकाबले के लिए बुलाते हैं। आप अपनी रक्त संचार की चरम सीमा वाली शक्ति से लड़ेंगे तो वो जरूर डर जाएंगे। शी युनलंग ने सिर हिलाया। ये एक अच्छा विचार है। तो फिर आराध्य से शुभ अशुभ पूछकर हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, तुम और मैं, हम दोनों कबीलों में साथ जाएंगे। शी युनहुई ने मुंह बनाया। वो जाना नहीं चाहता था। मैं जाऊंगा, शी युनलंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दो राज्यों की लड़ाई में दूध को नहीं मारा जाता, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शी युनहुई ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन वो बड़बड़ा रहा था। इसके बाद दोनों आराध्य के सामने आए। शी युनलंग ने घुटने टेककर प्रार्थना की। आशीर्वाद। अचानक दैवीय वृक्ष और पत्थर गांव के सभी पेड़ों में धधकती आग लग गई, जिसने पूरे आसमान को लाल कर दिया। शी युनलंग डर और गुस्से से चिल्लाया, लेकिन शी युनहुई हैरान परेशान दिख रहा था। कहाँ लगी है आग? पता चला कि ये बस एक वहम था। शी युनलंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था, लेकिन वो खुशी से झूम उठा। ये एक चमत्कार है। इसके अंदर असली दिव्य औषधि है। ये रक्त संचार की चरम सीमा वाले एक महान योद्धा को बना सकती है। मैं जानवरों के झुंड और दिव्य औषधि की जगह को महसूस कर सकता हूँ। मैं बस इसी तरह उसकी मदद कर सकता हूँ। बाकी वो अपनी चालें कैसे चलता है और इसका अंजाम क्या होता है, ये तो बस उस पर और किस्मत पर निर्भर करता है। हाँ, आराध्य मेरी मदद कर रहे हैं। किस्मत मेरे साथ है। शी युनलंग जोर से हंसा। उसने शी युनहुई को उठाया। चलो, सर्प गांव चलते हैं। मैं खुद उन्हें बंजर भूमि की दिव्य औषधि खोजने के लिए न्योता दूंगा। शी युनहुई ने जल्दी से उसे रोका। एक कबीले का मुखिया इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। अगर 4 पाबंदियों का सामना करना पड़ा तो क्या? डरने की क्या बात है? ये चंद बड़े कीड़े मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? शी युनलंग ने ठंडी सांस भरी। वांग युनहुई ने दांत भींचकर कहा, मैं भी चलूंगा। डरने की क्या बात है? ये चंद बड़े कीड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शी युनलंग जोर से हंसा। ये हुई न शी गांव के मर्द वाली बात। दोनों ने जरूरी हिदायतें दी और अकेले ही सांप गांव की ओर निकल पड़े। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वे सांप घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। घाटी का मुंह घनी बेलों से ढका था और बेहद जहरीले हरे सांप इधर उधर रेंग रहे थे। लेकिन दोनों ने अपने शरीर पर गंधक मल रखा था, जिससे सारे सांप उनसे दूर भाग रहे थे। शी युनलंग जोर से चिल्लाया, शी गांव का शी युनलंग आपसे मिलना चाहता है। लगातार 2 बार आवाज लगाने के बाद ही कोई हलचल हुई। अनगिनत बैलें कांपने लगी। सारे सांप इधर उधर भागने लगे, जैसे कोई भयानक चीज पास आ रही हो। सांप, बहुत सारे सांप। वांग युनहुई शी युनलंग के पीछे छिप गया। शी युनलंग हंसकर बोला, पेट पूजा करने का सही मौका है। जैसे ही उसने ये कहा, एक बाल्टी जितना मोटा लोहे के सींग वाला सांप तेजी से बाहर निकला और उसे जकड़ लिया। शी युनलंग जरा भी नहीं हिला। उसके पूरे शरीर से रक्त संचालन क्षेत्र की चरम सीमा की शक्ति फूट पड़ी, जिससे लोहे के सींग वाला सांप अपनी पकड़ और कस नहीं पा रहा था। भागता नहीं यहाँ से, वो गुस्से से दहाड़ा। लोहे के सींग वाला सांप भड़क गया और भी खूंखार हो गया। शी युनलंग जोर जोर से हंसने लगा। उसने सांप को पकड़कर जोर से दांत गड़ा दिए और मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। सांप का शरीर कांप गया।
उसकी ताकत बहुत कम हो गई। भतीजे, अब बस भी करो, एक आवाज गूंजी। सफेद बालों वाला बुजुर्ग यू शानकुई, सांप गांव का दूसरा मुखिया, एक सांप के सिर पर खड़ा दिखाई दिया। यू चाचा, आप अभी तक जिंदा हैं? शी यूनलिन हंसा। बदतमीज लड़के, छोटे ही को छोड़ो, यू शानकुई ने सपाट चेहरे से कहा। तुम बहुत जंगली हो, इसी ने मुझे जकड़ रखा था, छोड़ ही नहीं रहा था। शी यूनलिन ने जानबूझकर कहा, जबकि असल में उसने सांप की दुखती रग दबा रखी थी। तो तुम यहाँ लड़ने आए हो? हे, मैं तो सांप का सूप पीने आया हूँ। शी यूनलिन ने सांप को छोड़ दिया। सांप ऐसे भागा जैसे उसे माफी मिल गई हो। यू शानकुई का चेहरा उतर गया। सांप गांव में सांप खाना सख्त मना है। वे सांप का सूप कैसे पी सकते हैं? आया हुआ मेहमान होता है, क्या मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं कहेंगे? शी यूनलिन हंसा। यू शानकुई दुष्टता से मुस्कुराया। लोहे के सींग वाले सांप से भी कहीं बड़ा एक सांप सामने आया, जिसका सिर एक छोटी पहाड़ी जैसा था। अगर मैंने इसे तुम्हें निगलने दिया तो शी गांव अपना एक होनहार खो देगा। शी यूनलिन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने कांपते हुए वांग यूनहुई को खींचा और अजगर के सिर पर कूद गया। यू चाचा, मार डालिए मुझे, तो ब्लड बोधी भी नहीं मिलेगी। सुना है ये कीमती दवा जियाओं में बदलने के बाद असली खून से बनती है। ये जियाओं में बदलने की सफलता दर को बहुत बढ़ा सकती है। यू शानकुई का चेहरा एकदम बदल गया। उसने उसका कॉलर पकड़कर दहाड़ते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? ब्लड बोधी। यू चाचा, इतना उत्साहित मत होइए। ऐसी कीमती दवा के लिए तीनों गांवों को मिलकर ही कोई उम्मीद की जा सकती है। अगर कोई एक कबीला अकेले कोशिश करेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शेष शानकुई को होश आया और वो उन्हें अजगर पर बिठाकर सर्प घाटी की गहराई में ले गया। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? यू शानकुई ने बात बदली। भेड़ों के झुंड का शिकार करने गए हैं। सच में खाने को कुछ नहीं बचा है। यू चाचा, आप हमें कुछ हजार मामूली सांप क्यों नहीं दे देते, ताकि पत्थर गांव के लोग भी कुछ मांस खा सके? चुप रहो, शेष शानकुई ने फिर से डांटा। सर्प घाटी की गहराई में पहुंचने पर चारों ओर खड़ी चट्टानों में अनगिनत आंखें छिपी हुई थीं। एक बुरी आवाज गूंजी, बच्चे, इस बार तुम्हारा क्या मकसद है? सांप गांव से क्या बात करने आए हो? ब्लड बोधी लेने के लिए, शी यूनलिन ने सीधे सीधे कहा। सांप की गुफा से बाहर निकलते हुए उसने सांप की केचुली से बना कवच पहना हुआ था। हरे बालों में एक छोटा सांप छिपा हुआ था। मेरा नाम यू शानतंग है। मैं तुम्हारे पिता से बस कुछ साल बड़ा हूँ। मुझे चाचा कहो तो चलेगा। यू चाचा, क्या आपकी आंख मेरे पिता ने फोड़ी थी? वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। यू शानतंग 2 बार धीरे से खांसा। नहीं, इसे बास कबीले वालों ने फोड़ा था, लेकिन जब मैं जवान था तो तुम्हारे पिता ने मुझे भी कम नहीं पीटा। वो ईमानदार और खुले विचारों का था, जिससे शी यूनलिन के मन में उसके लिए अच्छी भावना पैदा हुई। लड़के, क्या सच में ब्लड बोधी है? बिल्कुल है। हमारे आराध्य ने बहुत पहले ही चमत्कार दिखा दिया था। मैंने ही उस दिव्य औषधि को खाकर ब्लड शिफ्टिंग की चरम सीमा को पाया है। शी यूनलिन अचानक उछला और अजगर के सिर पर लात मारी। शेष शानकुई को अचानक लात मारी गई और वो गिर गया। अजगर से हरे रंग का रस बहने लगा। यू चाचा, मेरी इस एक लात में पूरे 1 लाख जिन की जबरदस्त ताकत है। क्या ये ब्लड शिफ्टिंग की चरम सीमा मानी जाएगी? यू शानतंग की आंखों में एक चमक आई। मैं तुम पर यकीन करता हूँ। सांप गांव सहयोग करने को तैयार है और हमें बास कबीले को भी साथ मिलाना होगा। कोई बात नहीं, शेष शानकुई ने धीमी आवाज में याद दिलाया। बड़े भाई, क्यों न हम उसे दवा देकर बेहोश कर दें और उसका पता पूछ ले? यू शानतंग ने सिर हिलाया। उस पर सांप का जहर बेअसर है और अभी बोधी सबसे ज्यादा जरूरी है। यू चाचा, आप कितने लोगों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं? ब्लड शिफ्टिंग के मध्य चरण वाले 3 लोग और ब्लड शिफ्टिंग की चरम सीमा वाला एक लीडर, साथ में ब्लड शिफ्टिंग के शुरुआती चरण वाले 500 योद्धा। शी यूनलिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। काम हो जाने के बाद बोधी तीनों परिवारों में बराबर बांटा जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। 7 दिन बाद तीनों गांव नदी के मुहाने पर इकट्ठा होकर निकलेंगे। ठीक है, जैसा यू चाचा कहे। शी यूनलिन उठकर विदा लेने लगा। यू शानतंग ने उसे रोका और किसी को एक बड़ा अजगर लाने का आदेश दिया। उसके सिर के ऊपर एक हरा अंडा था। यह एक अंडा है, ये शुद्ध नस्ल का है। इसे वापस ले जाकर पत्थर गांव की रक्षा करना। शी यूनलिन हैरान रह गया। ये तो बहुत कीमती है। हम सब एक ही परिवार के हैं, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। उसने वांग यूनहुई को अजगर का अंडा उठाने को कहा। वो अंडा पूरे 500 जिन का था।
वांग यूनहुई भले ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना ही पड़ा। शे शानकुई ने घबराकर कहा, बड़े भाई, अजगर हमारे गांव की मुख्य ताकत है, हम उसे नहीं दे सकते। यू शानतंग हंसा, अगर हमें बोधी मिल जाए तो। ये सब तो छोटी बातें हैं यू चाचा, इस छोटे भतीजे की एक और गुजारिश है, शी यूनलंग ने धिठाई से कहा। क्या आप मुझे एक आयरन हॉर्न सांप का पित दे सकते हैं? उसने बलि की आत्मा से वादा किया था कि वो एक आयरन हॉर्न सांप का पित भेंट करेगा। इससे पहले वो आयरन हॉर्न से लड़ते लड़ते उसे लगभग हासिल कर ही चुका था। अजगर का पित, वो जानता था कि उसे पाने की कोई उम्मीद नहीं है, बस आयरन हॉर्न से ही थोड़ी उम्मीद बची थी। बेटा, सांपों का गांव कभी सांप नहीं मारता, तो फिर आयरन हॉर्न अजगर का पित कहाँ से आएगा? शे शानतंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बड़े भाई, इससे बकवास क्यों कर रहे हो? यू शानकुई गुस्से से चिल्लाया, गुस्ताख लड़के, पहले इसकी जमकर धुनाई करते हैं। सास सांपों के फुफकारने की आवाज फिर से गूंज उठी। अंधेरी गुफाओं में छिपे सांप गांव के लोग गुस्से से बेकाबू हो रहे थे। भाई, पागल मत बनो। शी यूनहुई का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मरना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, शे शानतंग हंसकर बोला, ये लड़का ईमानदार है, मुझे पसंद आया। समझने के लिए शुक्रिया शे चाचा। शी यूनलंग ने हिम्मत करके आगे पूछा, क्या आपके पास आयरन हॉर्न अजगर का पित है? मेरे पास नहीं है, शे शानतंग ने कहा, लेकिन सांप गांव में एक छोटी सी घाटी है, उसके अंदर बहुत सारे आयरन हॉर्न हैं। वो आयरन हॉर्न अजगरों का अड्डा है, चाहे नए पैदा हुए हों या बूढ़े, सभी आयरन हॉर्न वहीं रहते हैं। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? शी यूनलंग की आंखें चमक उठी। तुम्हारा उत्साह तो संभाले नहीं संभल रहा। हाँ बिल्कुल, शे शानतंग ने कहा, जब तक तुम्हारे पास हुनर है। एक की तो बात ही क्या, 100 भी ले सकते हो। शुक्रिया यू चाचा, शी यूनलंग ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आप सच में बहुत समझदार हैं। जाओ, शाओ चिंग को तुम्हें ले जाने दो, शे शानतंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। वो हरा अजगर धीरे धीरे शी यूनलंग के सामने आया। उसकी खड़ी पुतलियों से एक सर्द खौफ झलक रहा था। चलो, शी यूनलंग ने शी यूनहुई को खींचकर अजगर के सिर पर छलांग लगा दी। भाई, मुझे और भी काम है। शी यूनहुई वापस नीचे कूद गया और किसी भी हाल में साथ जाने से मना कर दिया। तुम सच में बहुत डरपोक हो, शी यूनलंग ने डांटते हुए कहा। इसे समझदारी कहते हैं, शी यूनहुई ने मुंह बनाते हुए कहा। वूश, हरे अजगर की रफ्तार बहुत तेज थी। वो शी यूनलंग को लेकर उस छोटी सी घाटी में पहुंच गया। घाटी हरी बेलों से भरी हुई थी। बीचों बीच एक बूढ़ा आयरन हॉर्न आराम कर रहा था। शी यूनलंग की आंखों में एक चमक कौंधी। उसने तय कर लिया कि इस अजगर में लड़ने की ज्यादा ताकत नहीं है और वो उसे आसानी से हरा सकता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गया, पर उस बूढ़े आयरन हॉर्न अजगर ने अपनी पलक भी नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ पता ही न चला हो। सास, जैसे ही शी यूनलंग हमला करने की तैयारी कर रहा था, बेलों के बीच से अचानक कई आयरन हॉर्न निकल आए। उनका पूरा शरीर हरा नीला था। बेलों में छिपे होने के कारण उनमें फर्क करना मुश्किल था। शी यूनलंग को देखते ही वे सब फुफकारते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे। होनहार भतीजे, तुम खून की शक्ति के चरम पर हो। उनके लिए तुम एक अनमोल खजाने की तरह हो। शे शानकुई जोर जोर से हंसा। आयरन हॉर्न अजगर शी यूनलंग के मांस और खून के लिए तरस रहे थे। अरे लड़के, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया। इस घाटी को लौह श्रृंगी अजगरों का नर्क कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये जगह असल में सर्प गांव का अभ्यास क्षेत्र था। योद्धा अक्सर यहाँ लड़कर अपनी ताकत बढ़ाते थे। रक्त संचालन में माहिर कबीले के हर सदस्य ने यही अपनी ताकत को निखारा है। तुम यहाँ से बचकर निकल पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर है। यू शानकुई शैतानी हंसी हंसते हुए मुड़ा, जबकि यू शानतंग ने शी यूनलंग को ऐसे देखा जैसे वो वहाँ हो ही न। वो देखने में तो भला लगता है, पर असल में वो बहुत बुरा है। शी यूनलंग ने सांप का पित मांगने की हिम्मत की थी, तो उसे थोड़ा सबक सिखाना तो बनता है। बड़े भाई, क्या शी यूनलंग बचकर निकल पाएगा? यू शानकुई हंसा और बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शानतंग ने कहा, तुम सर्प गांव की 100 लोगों की खास टुकड़ी को अपने साथ ले जाओ। सान्हे हुई जाकर घात लगाओ और याद रखना कि किसी को पता न चले। दुश्मन को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जी। यू शानकुई का चेहरा गंभीर हो गया। जब मुख्य सेना निकल जाएगी, हम उनके पीछे लग जाएंगे। रक्त बोधी अब दुनिया के सामने आने वाला है। मौका देखकर उसे छीन लेना। रक्त बोधी का मामला बहुत जरूरी है।
हर हाल में सावधान रहना, यू शांतंग ने उसे समझाया। वो हड्डी वाला दंड ले लेना और वो चमड़े का कवच पहन लेना। ये यान के बनाए हुए सबसे मजबूत हथियार हैं। यू शांतंग आदेश मानकर हथियार लेने के लिए पूजा घर की ओर चला गया। उधर यू शांतंग सर्प घाटी की गहराई में एक गुफा की ओर चला गया। गुफा गीली, फिसलन भरी और अंधेरी थी, लेकिन यू शांतंग को रास्ता अच्छी तरह से पता था। आखिर में एक अथाह काला कुंड था। कुंड के सामने की वेदी हड्डियों और मांस से ढकी हुई थी। ये सर्प गांव की वो जगह थी जहां आत्मा की पूजा की जाती है। इस कुंड में शायद एक विशालकाय जीव छिपा था जो ड्रैगन बनने वाला था। हे महान आत्मा, रक्त बोधि का पता चल गया है, लेकिन कई लोग उसके पीछे पड़े हैं। यू शांतंग घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा और शक्ति का वरदान मांगने लगा। मैं पूरी बोधि को जरूर वापस लाऊंगा। वो शिकारी बनना चाहता था जो दूसरों के शिकार का फायदा उठाए। वो छिपकर टुकड़ी का पीछा करेगा। जैसे ही उसने ये कहा, काले कुंड में अचानक लहरें उठने लगी और एक के बाद एक बुलबुले फूटने लगे। यू शांतंग लगातार सिर झुकाकर प्रणाम करता रहा। तभी कुंड की सतह पर एक जोरदार धमाका हुआ। काला पानी मूसलाधार बारिश की तरह नीचे गिरा और वो मुंह खोलकर उसे निगलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई अनमोल खजाना पी रहा हो। उसके हरे बाल धीरे धीरे स्याही जैसे काले रंग में बदलने लगे। उसके बालों में छिपा छोटा हरा सांप भी एक लंबे काले कीड़े में बदल गया और उसकी बाह पर चढ़ गया। यू शांतंग ने झटके से अपनी इकलौती आंख खोली। उसकी धुंधली आंख सांपों की तरह खड़ी पुतली में बदल गई थी। ठीक उसी समय एक साफ पानी के कुंड में गोरी त्वचा वाली लड़की यू ज़ेलिंग रंग बिरंगे जहरीले सांपों के साथ मजे से तैर रही थी। सांपों के ठंडे खून ने ठंडे कुंड को और भी ठंडा बना दिया था, लेकिन यही उसकी जहरीली शक्तियों के लिए खुराक बन गया। घायल लौह श्रृंगी शाओ हे अपनी जीभ लपलपा रहा था और उससे बात कर रहा था। ठीक है, चलो चलकर थोड़ा तमाशा देखते हैं। यू ज़ेलिंग उठ खड़ी हुई। उसका शरीर किसी बेल की तरह लचकदार था। हल्के हरे रंग की जालीदार स्कर्ट उसे और भी मनमोहक बना रही थी। उसने टाई जाओ का सिर थपथपाया और रास्ते में अपने बालों में ताज़े फूल लगा लिए। उसने अपने नाखूनों को हरे ज़ेड रंग से रंग लिया। इस समय लौह श्रृंगी नर्क में घमासान युद्ध चल रहा था। शी युनलिंग दो छोटे भाले पकड़े अजगरों के झुंड के बीच घुसकर मार काट मचा रहा था। उसके छोटे भालों पर हरे रंग का गाढ़ा खून लगा था। वो पागलों की तरह हंस रहा था। खून से लथपथ वो एक पागल दुष्ट ड्रैगन जैसा लग रहा था। भाई, जल्दी भागो, लड़ाई में मत उलझो, शी युनही चिल्लाया। अभी सबसे जरूरी यहाँ से निकलना है, भागो। मेरा तो अभी जी भर के मारने का मन भी नहीं भरा, शी युनलिंग ने नफरत से कहा। उसके दो छोटे भाले तेज दांतों की तरह थे, जिनसे उसने लोहे के सींग वाले सांपों को बुरी तरह घायल कर दिया था। सिर्फ इसलिए कि भाले छोटे थे और अजगर मोटे, वो ज्यादा को मार नहीं पाया। सांप गांव के योद्धा फुसफुसाए, ये लड़का तो उस बूढ़े से भी ज्यादा पागल है। आज इसे खत्म करना ही होगा, वरना यह एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। सब अच्छी तरह जानते थे कि शी युनलिंग के पास भागने के कई मौके थे, लेकिन उसने खूनी लड़ाई लड़ना ही चुना। साफ था कि उसे खुद पर पूरा भरोसा था और कोई उसे रोकना भी चाहता तो रोक नहीं सकता था। यू ज़ेलिंग अपनी खूबसूरत आंखों से शी युनलिंग को घूर रही थी और उसका दिल बिना किसी वजह के तेजी से धड़कने लगा। यह आदमी उन कायरों से बिल्कुल अलग था जो उसके कदमों में गिर जाते थे। उसका तो मन किया कि वो अपना हाथ बढ़ाकर खून से सनी उसकी छाती की मांसपेशियों को छुए। शाओ हे, जाओ बदला लो, यू ज़ेलिंग धीरे से हंसी। लेकिन शाओ हे डर के मारे कांप रहा था। पिछली बार शी युनलिंग के काटने से हुआ घाव अभी भी दर्द कर रहा था। डरपोक कहीं के, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, डर किस बात का है? यू ज़ेलिंग ने अपनी उंगली की नोक को दांत से काटा। उसने जहरीला खून शाओ हे के दांतों पर लगाया और कहा, उसकी छाती पर जोर से काटो। वो तो बस उस जहरीले खून की मदद से उसकी शानदार छाती पर कुछ निशान बनाना चाहती थी। शाओ हे ने हिम्मत जुटाई और शी युनलिंग की छाती पर झपटा, लेकिन शी युनलिंग की नजरों में वो हर तरफ से कमजोर दिख रहा था। वो एक तरफ हटकर जहरीले दांतों से बच गया। छोटा भाला तेजी से अंदर गया और बाहर आया और सीधा शाओ हे की आंख में जा घुसा। भाला हाथ से न छूटे, इसलिए वो तुरंत पीछे कूद गया। उसने सांप की वो आंख उठाई और कचर कचर करके खा गया। सब लोग दहशत में आ गए। यू ज़ेलिंग भी हैरान होकर खड़ी हो गई। जहरीला खून बेअसर क्यों हो गया? शी युनलिंग ने अपनी पीठ से 12 छोटे भाले निकाले और उन सबको पत्थर की दीवार में थोपकर एक सीढ़ी बना ली।
2 भाले हाथ में लेकर वो ऊपर चढ़ने लगा। तब जाकर लोहे के सींग वाले अजगरों के झुंड को होश आया। वे सब उसका पीछा करने लगे। मोहतरमा, अपना रेशमी कपड़ा दो। शी यूनलन पलक झपकते ही यूजेलिंग के सामने पहुंच गया। उसने उसकी हरी स्कर्ट का कोना फाड़ा और उससे अपने हाथ के घाव पर पट्टी बांध ली। इसके बाद वह शान से चला गया। पकड़ो उसे, सांप गांव के लोग गुस्से से चिल्लाए। पीछा करने की जरूरत नहीं है। यूजेलिंग ने सिर हिलाया। वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके रेशमी कपड़े पर बहुत तेज जहर लगा हुआ था। घाव के संपर्क में आते ही जहर फैल जाएगा और वो मर जाएगा। दूसरी तरफ शी यूनहुई सांप का अंडा पकड़े हुए रोना रो रहा था। हे भगवान, आखिरकार तुम आ ही गए। तू तो बड़ा तेज भागा। शी यूनलन हंसते हुए बोला, काफी चालाक हो। अगर तुम पहले ही नहीं खिसक लिए होते तो मैं कब का इस जहनुम में दफन हो गया होता, और अगर मैं न होता तो तुम्हारी जान कब की जा चुकी होती। शी यूनहुई ने ताना मारा। इस सांप के अंडे का क्या करे? सांप गांव वालों ने ये तोहफा दिया है तो इसमें जरूर कोई साजिश होगी। इसे वापस ले चलो और पूज्य देवता से पूछो। शी यूनलन ने कहा, या बस फेंक दो इसे। शी यूनहुई ने गुस्से में कहा, शे शांतन की यह एक खुली साजिश है। फेंकने का मन नहीं करता, लेकिन डर है कि इसमें कोई चाल है। अगर इसमें से बच्चा निकल आया तो वो एक खतरा होगा, और अगर बच्चा नहीं भी निकला तो भी डर है कि किसी गुप्त जादू टोने से हम पर वार किया जाएगा। शे शांतन से निपटना शे शानकुई से कहीं ज्यादा मुश्किल है। शी यूनलन इस बात को अच्छी तरह समझ गया। वो शे शांतन के इरादों को भांप नहीं पा रहा था। शी यूनहुई ने रेशमी कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, उसे सूंघा और फिर मूर्खों की तरह हंसने लगा। भाई, क्या खुशबू है, जहरीला है। और तुरंत उसकी नाक से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। शी यूनलन ने शी यूनहुई और सांप के अंडों को उठाया। वो तेजी से शी गांव वापस भागा। उसने जहरीले रेशम को अच्छी तरह छिपा दिया। उसने खुद जहरीली जड़ी बूटी खाई थी, इसलिए उस पर किसी जहर का असर नहीं होता था। शी यूनफेग ने जब शी यूनहुई को काले नीले चेहरे और मुंह से झाग निकालते देखा तो वो चौंक गया। भाई को क्या हुआ? उसे मत छुओ। शी यूनलन उसे बलि वेदी के सामने ले गया। विलो देवता, जान बचाने के लिए एक पत्ता दीजिए। उसने विलो का पत्ता तोड़ा, चबाया और शी यूनहुई के मुंह और नाक में भर दिया। कुछ देर बाद शी यूनहुई का चेहरा लाल हो गया। जहर पूरी तरह खत्म हो गया था। शी यूनलन गांव के तालाब में खून के धब्बे धोने के लिए कूद गया। उसके मजबूत शरीर को गांव की औरतें और बच्चे छिप छिप कर देख रहे थे। उसने शी यूनफेग को बताया कि सांप गांव हम पर हमला तो नहीं करेगा, बल्कि उसने शी गांव के साथ गठबंधन कर लिया है। उन्होंने उसे सांप के अंडे भी दिए हैं। पहले तो शी यूनफेग को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सांप के अंडे देखकर उसने उनकी तारीफ की। बस बलिदानी आत्मा की इजाजत की जरूरत थी। सांप के अंडे 3 बलिदानी आत्माओं के सामने रखे गए। विलो देवता और खून जैसे रंग के अजीब पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जियानमू दिव्य वृक्ष की शाखाएं कांपने लगी। पत्थर के पत्तों ने अपनी जड़ों से सांप के अंडों को लपेट लिया। वो उसके अंदर की जिंदगी को महसूस कर सकता था और उस अजन्मे जीव से बात भी कर सकता था। बस बात करने का तरीका अभी खोजना बाकी था। उसने तुरंत सांप के अंडों को मिट्टी में गाड़ दिया। वो देखना चाहता था कि क्या वे अंडे से बाहर आ सकते हैं। जियानमू ने सांप के अंडों को स्वीकार कर लिया। शी यूनलन ने राहत की सांस ली। लगता है अंडों में कोई छिपा हुआ खतरा नहीं था। शी यूनफेग बहुत खुश हुआ। शी गांव को शिकार में एक और मददगार मिल गया था। यूनहुई जागा या नहीं? शी यूनलन ने सोने का नाटक कर रही शी यूनहुई को लात मारी। जल्दी करो, हमें निकलना है। यंग कबीले में जाना है। पहले पूरा भुना हुआ मेमना तो खा ले। भाभी के हाथ के खाने का मन कर रहा है। शी यूनहुई ने आंखें खोलकर सौदा किया। उसे डर था कि कहीं वो इस सफर से वापस ही न आ पाए। वापस आकर खाना, पेट भर कर खाना, शी यूनलन ने कहा। उसे भी भूख लगी थी। शी यूनहुई की भाभी ने मसालेदार पुराना मटन निकाला। शी यूनहुई ने भी अपने साथ लाई कुछ सांप की पट्टियां निकाली। सब लोग तुरंत दावत की तैयारी करने लगे। तभी एक सुनहरा बाज शी गांव के ऊपर से गुजरा। उसकी विशाल परछाई तूफान से पहले के काले बादलों की तरह नीचे छा गई। मांस खा रहे शी यूनलन और बाकी लोगों को जल्दी ही कुछ अजीब लगा। सबने एक साथ आसमान की ओर देखा। एक सुनहरा बाज नीचे उड़ रहा था। उसके विशाल पंखों ने आसमान को ढक लिया था। जब वो शी गांव के पुराने पेड़ों के पास से गुजरा तो टहनियां और पत्ते एक साथ कट गए। उसके तेज पंख और स्टील के हुक जैसे पंजे साफ दिखाई दे रहे थे।
उसके ठीक बाद हरे इकाई वाले बाजों का एक झुंड आ गया। ये नज़ारा देखकर ही पता चल रहा था कि ये यंग कबीले का काम है। लगता है अब यंग कबीले जाने की जरूरत नहीं है। शी यूनलंग ने अपना मुंह पोंछा। उसने एक घूंट तेज शराब पी। वो लोग खुद ही दरवाजे पर आ गए हैं। सुनहरा बाज अपने पंख फुड़फुड़ाता हुआ जमीन पर उतरा, जिससे चारों तरफ पत्ते और धूल उड़ने लगी। एक पल के लिए शी गांव के लोग अपनी आंखें नहीं खोल पाए। सुनहरे बाज ने घमंड से अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था। सुनहरे कवच पहने और पीठ पर सुनहरी तलवार लिए एक नौजवान नीचे कूदा। वो यंग कबीले के मुखिया का सबसे छोटा बेटा यंग शियांग फेई था। वो और शी यूनलंग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वे अक्सर लड़ते थे और शी यूनलंग हमेशा उसे डांटता था। मूर्ख शियांग फेई कहकर। उसके बाद हरे इकाई वाले बाज के योद्धा यंग शियांग फेई के पीछे एक कतार में खड़े हो गए। उनके कवच हरे इकाई वाले बाज के पंखों से सिले हुए थे। तलवार या कुल्हाड़ी के वार का कोई असर नहीं। मुखिया कहाँ है? यंग शियांग फेई ने अपनी तलवार घुमाई। बाहर आकर मुझसे मिलो। यंग शियांग फेई, तुम क्या चाहते हो? शी यूनलंग बिना डरे बाहर आया। छोटे शी, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? यंग शियांग फेई हंसा। सुना है भेड़ों का शिकार करने गए हैं। मूर्ख शियांग, तुम आखिर चाहते क्या हो? शी यूनलंग ने लाचारी से कहा। एक बार और बोल कर देखो, हिम्मत है तो बोलो। यंग शियांग फेई के माथे पर नसें उभर आई। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ लगातार कांप रहा था। शांत हो जाओ। शी यूनलंग हंसा। हम भाई हैं, है ना? हम भाई हैं, यंग शियांग फेई ने व्यंग्य से कहा। आज से मैं शी गांव का मुखिया हूँ। बेशक हम भाई हैं। ज्यादा पी ली है क्या, या फिर नींद पूरी नहीं हुई? शी यूनलंग हंसा। छोटे शी, तुम मुझे किस चीज से रोकोगे? यंग शियांग फेई ने गर्व से कहा। भेड़ियों के झुंड से लड़ाई में शी गांव को भारी नुकसान हुआ है। बूढ़ा मुखिया बहुत पहले ही भाग गया। तुम्हारे पास उच्चतम रक्त शक्ति वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। तुम्हें सिर्फ यंग कबीले पर निर्भर रहना होगा, वरना देर सवेर तुम्हें नाग गांव निगल जाएगा। बस शामिल हो जाओ। शी गांव में कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं भी सिर्फ नाम का मुखिया रहूंगा। शी यूनलंग मन ही मन समझ गया। यंग कबीले को जाहिर तौर पर नहीं पता कि वो उच्चतम रक्त शक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। अगर शी गांव शामिल नहीं होना चाहता तो दोस्त आएंगे तो अच्छी शराब मिलेगी, दुश्मन आएंगे तो लंबी तलवार। यंग शियांग फेई हंसा। तुम खुद चुन लो। अच्छी शराब हमारे पास है। मैं लंबी तलवार चुनता हूँ। शी यूनलंग का लहजा दृढ़ था। तुम इतने जिद्दी मत बनो। उस समय शी गांव की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। यंग शियांग फेई ने धमकी दी। तुम तो बड़े काबिल हो गए हो। भूल गए मैं तुम्हें कैसे पीटता था? शी यूनलंग जोर से हंसा। मुझे पीटते थे? यंग शियांग फेई गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर से उच्चतम रक्त शक्ति का दबाव फूट पड़ा। आंखें खोल कर देखो, क्या तुम अब भी मेरे मुकाबले के हो? शी यूनलंग जरा भी नहीं घबराया और हंसते हुए बोला। तभी तुम दरवाजे पर आने की हिम्मत कर पाए, तो तुमने स्तर पार कर लिया है। मेरे पीछे यंग कबीला है। हमें गुस्सा दिलाया तो परिणाम तुम झेल नहीं पाओगे। यंग शियांग फेई ने कड़ी चेतावनी दी। यंग कबीला हमें मुसीबत में देखकर फायदा उठाना चाहता है। इतना आसान नहीं है। शी यूनलंग ने ठंडी सांस भरी। यंग शियांग फेई ने मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया। पुरानी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे हाथ की सोने की तलवार को लात मारकर तोड़ सको तो मैं मुड़कर चला जाऊंगा। एक भी फालतू शब्द नहीं कहूंगा। उसे यकीन था कि शी यूनलंग ऐसा नहीं कर पाएगा। यंग कबीले की सोने की तलवार की कठोरता को उच्चतम रक्त शक्ति के स्तर के बिना कोई हिला नहीं सकता। भाई, तुम सच में ऐसा करोगे? शी यूनलंग को मजा आ गया। मैं, यंग शियांग फेई, अपनी जुबान का पक्का हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। शी यूनलंग ने अचानक जोर लगाया। उसकी लात सोने की तलवार पर जाकर लगी। खटाक की आवाज के साथ सोने की तलवार टूट गई। टूटी हुई तलवार यंग शियांग फेई के गाल को छूते हुए गुजरी और एक पेड़ में जा धंसी। यंग शियांग फेई के चेहरे पर लगे घाव से हरे रंग का रस बहने लगा। ये कैसे हो सकता है? यंग शियांग फेई हैरान रह गया। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ तो उसका पूरा हाथ हरे रंग के रस से भर गया। यकीन नहीं होता, तुम ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की आखिरी हद तक पहुंच सकते हो। मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? शी यूनलंग हंसा। तुम्हारे पास चाहे कितने भी संसाधन हो, तुम्हारी काबिलियत मेरे आगे कुछ भी नहीं है। यंग शियांग फेई गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया। घर चले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ शी गांव पर कब्जा करने आए थे। अगर ऐसे ही वापस चले गए
तो हमें यकीनन डांट पड़ेगी और हो सकता है कि सजा के तौर पर पक्षियों की बीट भी साफ करनी पड़े। ग्रीन्स के लीगल टीम के कप्तान यंग शियांगली ने धीरे से समझाया, अगर हम सब एक साथ हमला कर दें तो जीतने की काफी उम्मीद है। चुप रहो। यंग शियांगफई गुस्से से भड़क गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यंग शियांगली तुरंत चुप हो गया। यंग शियांगफई एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने शी यूनलंग की ओर देखा। ज्यादा इतराओ मत, मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन ईगल कबीले के दूसरे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगली बार मेरे पिता खुद आएंगे, क्या तुम उन्हें रोक पाओगे? तुम अपनी चिंता करो। सुना है तुम्हारे पिता का चाबुक बहुत जोर से पड़ता है। शी यूनलंग की बात सुनकर यंग शियांगफई अनजाने में ही कांप गया। यंग शियांगफई ने ठंडी आह भरी और अपने सुनहरे बाज पर चढ़ने के लिए मुड़ा, लेकिन शी यूनलंग ने उसे रोक लिया। रुको, तुम्हें नहीं लगता कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है? इतना बड़ा काम भला तुम्हें क्यों सौंपा गया? तुम्हारा बड़ा भाई बहुत काबिल है, तुम्हारे दूसरे भाई का ननिहाल बहुत ताकतवर है और तुम्हारा तीसरा भाई बहुत चालाक है। बारी तो तुम्हारी कभी नहीं आती। ये साफ है कि कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। यंग शियांगफई चुप हो गया। शी यूनलंग की बातों ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तुम हमारे बीच फूट डालना चाहते हो? मैं तो बस सच कह रहा हूँ। शी यूनलंग ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, इससे तुम सजा से भी बच जाओगे और तुम्हें बड़ा इनाम भी मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे एक बूढ़े ग्रीन स्केल ईगल की आंख चाहिए। उसके मरने के बाद ले लेना। यंग शियांगफई का मन ललचा गया। कैसा इनाम? मैं अपने ईगल कबीले के भाइयों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। शी गांव को एक ब्लड बोधी फल मिला है। मैंने स्नैक गांव से मिलकर उसे तोड़ने की बात पक्की कर ली है। तुम मुझे अपने साथ ले जाकर अपने पिता को मनाओ ताकि वो तुम्हें इस काम में शामिल कर ले। फल मिलने के बाद हम तीनों कबीले उसे बांट लेंगे। ये तुम्हारे लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, है ना? यंग शियांगफई की आंखें चमक उठी। सच में? बेशक ये सच है। मैंने तुमसे झूठ कब बोला है? शी यूनलंग ने 2 बार खांसकर गला साफ किया और फिर कहा, स्नैक गांव से यूजेलिंग भी वहां जाएगी। यंग शियांगफई यह सुनकर उत्साहित हो गया। लेंग लेंग भी जा रही है? ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे पिता को नहीं मना पाए। ठीक है, पर तुम वो चीज मत भूलना जो मुझे चाहिए। शी यूनलंग मान गया। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें यूजेलिंग का एक और रुमाल दूंगा। यंग शियांगफई खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, चलो अभी चलते हैं। मेरे सुनहरे बाज पर बैठो। तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है ना? अब मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। शी यूनलंग ने अपनी छाती चौड़ी की, पर जैसे ही वो सुनहरे बाज पर बैठा, जैसे ही बाज आसमान में ऊपर उठा, उसने घबराहट में कसकर पंख पकड़ लिए और आंखें जोर से बंद कर ली। यंग शियांगफई जोर जोर से हंसने लगा। पत्थर भाई, तुम अपनी आंखें क्यों बंद किए हुए हो? तुम कितने डरपोक हो। अपना मुंह बंद रखो। शी यूनलंग ने गुस्से से कहा। जल्द ही यंग शियांगफई ने बाज वाली सीटी बजाई। सुनहरा बाज नीचे की ओर झपटा। शी यूनलंग उसे गालियां देने लगा। मूर्ख शियांग, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन यंग शियांगफई ने जानबूझकर बाज को फिर से ऊपर उड़ाया और आखिर में उसे एक बहुत ऊंचे पेड़ पर उतार दिया। शी यूनलंग ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके पैरों के नीचे सिर्फ खालीपन था। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मूर्ख शियांग, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाज कबीला 5 पहाड़ों की चोटियों से मिलकर बना है। हर पहाड़ की चोटी एक गांव है और सबसे ऊपर गांव के मुखिया का निवास है। सबसे ऊंची यंगचोऊ चट्टान शिकारी कबीले का निवास स्थान है। बाज कबीला पक्षियों और आसमान की पूजा करता है। उनका मानना है कि जितनी ऊंचाई पर रहो उतना ही देवताओं के करीब होते हो। मैं यंग शियांगफई और शी यूनलंग के पीछे पीछे यंगचोऊ चट्टान के एक चबूतरे पर उतरा। बीच में एक बड़े कांसे के कड़ाहे को आग पर चढ़ाया गया था और उसके अंदर बदबूदार खूनी खाना पक रहा था। दोनों तरफ दर्जनों चिंगलिन बाज योद्धा नकाब पहने और लंबे भाले लिए खड़े थे। भालों पर अभी भी चिपचिपा हरा रस लगा हुआ था। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शी यूनलंग ने सतर्क होकर कहा, वाकई कुछ गड़बड़ है, क्यों न हम वापस चले जाएं? यंग शियांगफई ने अन्य ढंग से कहा। कहाँ वापस जाएं? शी यूनलंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यंग शियांगफई ने 2 बार खांसकर कहा, कुछ नहीं होगा, चलो। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, चिंगलिन बाज योद्धाओं ने भाले अड़ाकर उनका रास्ता रोक दिया। क्या कर रहे हो?
मुझे मुखिया को एक जरूरी खबर देनी है, यंग शियांग फी ने गुस्से से कहा। लेकिन वे टस से मज नहीं हुए। वो सिर्फ गला फाड़कर चिल्ला सकता था। मेरे पास अच्छी खबर है। मुखिया बाहर नहीं आया। खून जैसे लाल रंग का कवच पहने और पीठ पर गहरे लाल रंग की विशाल तलवार लिए हुए लाल आंखों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया। बड़े भाई, पिताजी कहाँ हैं? यंग शियांग फी के होंठ सफेद पड़ गए। वो बहुत डर गया था। पिताजी जरूरी काम में व्यस्त हैं, उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम्हारे पास क्या अच्छी खबर है? लाल आंखों वाले आदमी ने ठंडेपन से पूछा। यंग शियांग फी हकलाने लगा और कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया था। इधर आओ, उस आदमी ने उंगली से इशारा करते हुए हुक्म दिया। वो यंग शियांग चिशांग था। यंग शियांग फी धीरे धीरे उसके पास गया। यंग शियांग चिशांग ने बेसब्री से पूछा, पत्थर गांव पर कब्जा किया या नहीं? नहीं, यंग शियांग फी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। हम निकम्मे कहीं के। यंग शियांग चिशांग ने उसे गाली दी और अचानक उसके बाल पकड़ लिए और उसका आधा चेहरा खोलते हुए गर्म कांसे के कड़ाही पर दबा दिया। यंग शियांग फी दर्द से बुरी तरह चीख उठा। शरीर पागलों की तरह छटपटा रहा था, लेकिन छूट नहीं पा रहा था। छोड़ो इसे, शी यूनलन गुस्से से चिल्लाया। उसने छोटा भाला निकाला और आगे बढ़ा। यंग शियांग चिशांग ने एक लात मारी। छोटा भाला तुरंत मुड़कर बेकार हो गया। शी यूनलन के मुंह से हरे रंग का रस निकला और वो लगातार पीछे हटता गया। यंग शियांग चिशांग ने यंग शियांग फी को छोड़ दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम तो खून बढ़ाने की चरम सीमा तक पहुंच चुके हो। मामूली बात नहीं है। तभी तो अकेले ईगल कबीले में घुसने की हिम्मत की। खून का रिश्ता जो है। तुम इतने बेरहम क्यों हो? क्या तुम इंसान भी हो? शी यूनलन ने गुस्से से कहा। ये बेवकूफ एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। उसे तो मर ही जाना चाहिए था। मैंने तो बस उसे सबक सिखाने के लिए थोड़ी सी सजा दी है। यंग शियांग चिशांग ने हंसते हुए कहा, एक बेवकूफ भी जानता है कि शी गांव पर कब्जा करना एक जाल है। हारना तो आम बात है। शी यूनलन को यंग शियांग फी के लिए बुरा लगा। जब एक बेवकूफ भी यह जानता है, लेकिन वो नहीं जानता, तो क्या उसे और भी ज्यादा नहीं मरना चाहिए? यंग शियांग चिशांग ने अकड़ कर कहा। शी यूनलन के पास कोई जवाब नहीं था। शी यूनलन, तुम शी गांव के सबसे ताकतवर योद्धा होगे, है ना? तुम्हें मारकर शी गांव पर कब्जा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। यंग शियांग चिशांग बेरहमी से मुस्कुराया। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें कड़ाही में डालकर पका दूंगा। मुझे मारना चाहते हो? ईगल कबीले के भी बहुत से लोग मरेंगे। शी यूनलन जोर से हंसा। मैं अकेला ही तुम्हें मार सकता हूँ। यंग शियांग चिशांग ने अपनी तलवार निकाल ली। मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें पकाकर गोल्डन ईगल एल्डर का खाना क्यों न बनाऊं? तेरी माँ को पकाऊं? शी यूनलन ने एक लात मारकर कांसे की बड़ी कढ़ाई को उलट दिया। उसके अंदर का बदबूदार मांस और अंतड़ियां जमीन पर बिखर गई। चारों तरफ खून की बदबू फैल गई। तब मुझे पता चला कि कढ़ाई में जो मांस है वो इंसानी मांस है। यह उस गोल्डन ईगल एल्डर के लिए तैयार किया गया था जिसके पेट में चोट लगी थी। हरामजादे, तू मौत को बुला रहा है। यंग शियांग चिशांग ने तलवार से वार किया। शी यूनलन पहले से ही तैयार था। उसने यंग शियांग फी को खींच लिया। उसने अपना छोटा भाला फेंककर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया और फिर सरदार के पत्थर के घर में घुस गया। उसके पास कोई और चारा नहीं था। भागने का मतलब सिर्फ मौत थी। वो केवल अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमा सकता था। कीमती दवा, ब्लड बोधी। ईगल कबीले को ये चाहिए या नहीं? शी यूनलन ने घर में घुसते ही चिल्लाकर कहा। लेकिन उसने देखा कि अंदर कोई सरदार नहीं था, बस कुछ एल्डर अपनी मर्जी से वहां जमा थे। यंग शियांग चिशांग ने उसका पीछा किया और अपनी बड़ी तलवार सीधी शी यूनलन के सिर पर दे मारी। बेवकूफ, खुद ही जाल में आ फंसा। आशान, उसे बोलने दो। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा। वो खून बढ़ाने की चरम सीमा पर है। उसके बोलने के बाद गोल्डन ईगल एल्डर को उसकी बलि देने में भी देर नहीं होगी। यंग शियांग चिशांग ने अपनी तलवार वापस रख ली। लड़के, जल्दी बोलो। बोलने के बाद खुद ही कड़ाही में चले जाना। कीमती दवा, उसका पता सिर्फ मुझे मालूम है। शी यूनलन जानबूझकर रुक गया। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा। आप हैं? मैं यंग चांगलिए हूँ, गोल्डन ईगल गार्ड्स का कमांडर। ईगल कबीले में मेरी बात का कुछ तो वजन है, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। आसमान को चीरकर सूरज का पीछा करने वाला, पंखों को जलाकर नदी को तोड़ने वाला। आप ईगल कबीले के नंबर 1 वॉर गॉड यंग चांगलिए हैं। शी यूनलन ने हैरानी से कहा। अपना स्काई स्प्लिटिंग छोटा भाला निकालो, जरा मैं भी देखूं।
आसपास के बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाने लगे, लेकिन यंग झांगिए को गुस्सा नहीं आया। उसने बाज को बुलाने वाली सीटी बजाई और एक बड़े सुनहरे बाज ने अपना सिर अंदर किया। उसने 2 सुनहरे छोटे भाले उगले जो जमीन के पत्थर में गहराई तक धंस गए। तो इन्हीं भालों से उस सफेद बालों वाले प्राचीन वानर को मारा था? शी युनलंग ने भाला हिलाते हुए पूछा। हाँ, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख सकते हो। यंग झांगिए हंसा। सच में? शी युनलंग का चेहरा हैरानी से खिल उठा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने सच्चे हो, यंग झांगिए ने शांति से कहा। शी युनलंग ने तुरंत उस कीमती जड़ी बूटी की सारी जानकारी बता दी। उसका इरादा साफ था, वो बाज और सांप कबीलों के जड़ी बूटी लाने में लगने वाले समय का फायदा उठाना चाहता था, ताकि शी गांव को सांस लेने का मौका मिल सके। यह आकाश भेदी भाला तुम्हें मिल सकता है, लेकिन अगर तुम वो कीमती जड़ी बूटी नहीं ला पाए तो तुम्हें इसे वापस करना होगा, यंग झांगिए ने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बुजुर्ग यंग झांगिए। शी युनलंग को लगा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। शी युनलंग, उस आकाश भेदी भाले को नीचे रखो, यिंगशियांग चशांग गुस्से से चिल्लाया। आशान, बड़े काम पर ध्यान दो, यंग झांगिए ने शांत भाव से कहा और यिंगशियांग चशांग तुरंत चुप हो गया। 100 लोगों की टुकड़ी, तुरंत खजाना लाने के लिए निकलो। अभी तो तय किया हुआ समय भी नहीं हुआ है। क्या सांप गांव तैयार हो पाएगा? शी युनलंग ने त्योरियां चढ़ाई। वो तुरंत समझ गया, यंग झांगिए जानबूझकर जल्दबाजी कर रहा था। ब्लड कवरिंग बोधी सांप गांव के लिए बहुत जरूरी है, वे जल्दी करेंगे। यंग झांगिए ने उसका कंधा थपथपाया। शी युनलंग का दिल बैठ गया। ये यंग झांगिए देखने में तो शांत लगता है, पर असल में यिंगशियांग चशांग से भी ज्यादा खतरनाक है। उसे भाला देना साफ तौर पर यिंगशियांग चशांग को भड़काने के लिए था, ताकि वो चुपके से मुझ पर हमला कर दे। इस भतीजे की एक गुजारिश है, यिंगशियांग फे को साथ ले चलिए, शी युनलंग ने कहा। उसे अभी आराम करने दो, यंग झांगिए ने जरा भी दया नहीं दिखाई। शी गांव का मरहम उसे जल्दी ठीक कर देगा। उसके साथ सुनहरे बाज पर सवारी करना भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा, शी युनलंग ने जोर दिया। फिर उसने मरहम निकालकर यिंगशियांग फे के चेहरे पर लगा दिया। बेहोश यिंगशियांग फे तुरंत होश में आ गया। यिंगशियांग फे, क्या तुम कीमती जड़ी बूटी लाने जाना चाहते हो? यंग झांगिए ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मेरा चेहरा खराब हो गया है। मैं चट्टान से कूदकर जान देना चाहता हूँ, यिंगशियांग फे रोते हुए बोला। चट्टान से कूदना है तो ईगल हो क्लिफ पर जाओ, वहाँ जल्दी मरोगे, यंग झांगिए ने शांत भाव से कहा। बेवकूफ, कीमती जड़ी बूटी लाना ही तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने का मौका है। यू सेलिंग भी जा रहा है, क्या तुम अपनी योजना भूल गए? शी युनलंग ने धीमी आवाज में उसे डांटा। मैं जाऊंगा, यिंगशियांग फे के अंदर तुरंत लड़ने का जज्बा जाग गया। यंग झांगिए ने बेसब्री से हाथ हिलाया। जाओ, बाज कबीले का नाम खराब मत करना, तुम और मैं शी गांव वापस चलेंगे। शी गांव की शिकारी टोली को भी निकलना होगा, उन्हें हरे पंखों वाले बाज पर जाना होगा, शी युनलंग ने यिंगशियांग फे से कहा और उसकी तरफ एक और मरहम फेंका। उसने हरे पंखों वाले बाज के योद्धा को धीरे उड़ने के लिए कहा, क्योंकि शी गांव के लोग उड़ने के आदी नहीं हैं। कोई बात नहीं, यिंगशियांग फे तुरंत मान गया। शी गांव के लोग चिंगलिन बाज पर बैठने के लायक नहीं हैं, पैदल चलो, यिंगशियांग चशांग ने रूखेपन से कहा। बहुत धीमा है, शी गांव के लोग रफ्तार नहीं बना पाएंगे। शी युनलंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। खुद कोई तरीका ढूंढो, तीनों परिवार मिलकर एक शिकार करने वाली टीम बना रहे हैं। मैं आदेश दूंगा, तुम लोग बस मेरी बात मानना, यिंगशियांग चशांग ने उकसाते हुए कहा। शी युनलंग ने अपने दांत भींच लिए। उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। चलो, बाज कबीले के योद्धा सान्हे कोह में 2 घंटे इंतजार करेंगे। सांप गांव और शी गांव वाले साथ आ पाते हैं या नहीं, ये उन पर है। शी युनलंग, यिंगशियांग फे, हमारे साथ चलो। यिंगशियांग चशांग ने बाज वाली सीटी बजाई और 3 विशाल सुनहरे बाज नीचे उतर आए। उनमें से हर एक पर एक जिफा बुजुर्ग बैठा था। यिंगशियांग फे ने भी अपने छोटे सुनहरे बाज को बुला लिया। मैं शी युनलंग के पीछे सुनहरे बाज पर चढ़ गया। मैं मन ही मन समझ गया था कि हालात अब काबू से बाहर हो गए हैं। सुनहरे बाज ने पंख फड़फड़ाए और ऊंची उड़ान भर ली। शी युनलंग घबराहट में पंखों को पकड़े हुए था। यिंगशियांग फे ने धीमी आवाज में कहा, शी भाई, आप सावधान रहना, मेरा बड़ा भाई शायद तुम्हें मार डालेगा।